मैं डिवोर्स पेपर साइन करने जा रहा था, तब मेरा कार एक्सीडेंट हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मुझे सब याद था, बस उसके अलावा। जब विवियन डायना के हॉस्पिटल ना आने पर गुस्से में उससे डांट रही होती है, तब वो मुझे कंफ्यूज होकर पूछते सुनती है कि डायना कौन है जिसका तुम बार बार नाम ले रही हो। विवियन एकदम फ्रीज हो जाती है। क्या मतलब, तुम डायना को नहीं जानते? वो मुझे घूरती रहती है और मैं और भी कंफ्यूज होकर सिर हिला देता हूँ। विवियन तुरंत चेयर से उठ जाती है और घबराहट में बार बार कॉल बटन दबा देती है। 10 मिनट बाद डॉक्टर चेकअप खत्म करता है। कोई बड़ी फिजिकल इंजरी नहीं है, लेकिन मेरे ब्रेन को डैमेज हुआ है। मेरी मेमोरी का एक हिस्सा चला गया है। विवियन मेरी तरफ मुड़कर काफी देर चुप रहने के बाद पूछती है, तुम्हारी एज कितनी है? 23। विव, तुम ये कैसे भूल गई? विवियन फिर से शॉक हो जाती है। मेरी मेमोरी बिल्कुल 2 साल पीछे चली गई थी, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्या ये उसके छोटे भाई को बचाने का परफेक्ट चांस नहीं है? वो गला साफ करके सीरियस टोन में मुझे वार्न करती है, जिस औरत का मैंने अभी नाम लिया, डायना, वो एक कंप्लीट स्कमबैग है, अंदर से बिल्कुल गंदी। अगर कभी उससे मिलो तो उससे जितना हो सके उतना दूर रहना, समझे? मुझे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी सिर हिला देता हूँ। कुछ दिन बाद मुझे फाइनली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। विवियन मुझे वापस ली एस्टेट ले जाती है। मैं 2 साल से घर से दूर था और मेरी मेमोरी भी 2 साल पीछे चली गई थी, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं था। जैसे ही मैं कार से उतरता हूँ, मैं बिना रोके घर के अंदर भाग जाता हूँ, जैसे कभी गया ही ना था। गार्डन में मॉम को फ्लावर्स को पानी देते देखकर मैं पीछे से उन्हें हग कर लेता हूँ। मॉम, मैं वापस आ गया, आप मुझे मिलने क्यों नहीं आई? विवियन से मेरी एमनीशिया के बारे में मेरी मॉम को पहले ही पता चल चुका था। वो बाहर आना नहीं चाहती थी, लेकिन आज सुबह जबरदस्ती गार्डन में आ गई थी। उनका ध्यान फ्लावर्स पर बिल्कुल नहीं था। हाउसकीपर बार बार कह रही थी, मैम बस कीजिए, आप इन्हें डुबो देंगी। लेकिन जैसे ही मैं उन्हें हग करता हूँ, उनकी आंखें भर आती हैं। वो मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, विवियन ने मुझे सब बता दिया। गुड बॉय, पहले अंदर जाओ, तुम्हारे फेवरेट डिजर्ट्स रेडी हैं। मैं खुशी से जवाब देकर तुरंत अंदर भाग जाता हूँ। मॉम मेरी पीठ को देखते हुए काफी देर तक खड़ी रहती हैं। उनके दिल में अजीब सी फीलिंग्स चल रही होती हैं। काफी देर बाद वो ठंडी आवाज में कहती हैं, जूलियन के हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स मिटा दो, डायना को उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। सबसे अच्छा होगा अगर वो दोनों कभी दोबारा ना मिले, समझे? उनका बेटा आखिर उस कमबैक से आजाद हो गया था और वापस वहीं आ गया था जहां उसकी जगह थी, ली फैमिली के फर्स्ट बॉर्न सन के रूप में। शहर के बीच 66 फ्लोर पर लेले कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर्स में सीईओ ऑफिस का माहौल बिल्कुल जम चुका था। हवा तक भारी लग रही थी। डायना अपने सामने खड़े असिस्टेंट की तरफ देखती है। उसकी आवाज शांत थी, उसकी आंखें भी शांत थी, लेकिन उन्हें देखकर किसी का भी खून ठंडा पड़ जाए। तुम कह रहे हो इतना टाइम हो गया और तुम्हें कुछ भी नहीं मिला? असिस्टेंट मुश्किल से सांस लेता है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। जी मिस लेले, ऐसा लगता है जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। डायना आंखें सिकोड़कर कहती है, तुम्हें लगता है कोई इंसान बस हवा में गायब हो सकता है? असिस्टेंट जवाब देने की हिम्मत नहीं करता। उसे मेरा एक भी क्लू नहीं मिला था, ढूंढते रहो। असिस्टेंट पसीना पोंछकर वहां से निकल जाता है। डायना बिना वजह बेचैन महसूस करती है। वो खड़ी होती है, रैक से अपना ब्लेजर उठाती है और घर चली जाती है। विला हमेशा की तरह खामोश था। डायना को धुंधला सा याद आता है कि जब भी वो कभी जल्दी घर आती थी, फॉयर में वार्म एम्बर लाइट जल रही होती थी और मैं हमेशा काउच पर बैठकर उसका वेट करता था, लेकिन अब सिर्फ अंधेरा था। वो लाइट स्विच ऑन करती है। अचानक रोशनी से वो हल्की सी घबरा जाती है। जब आंखें खोलती है तो रूम बिल्कुल खाली था। न कोई उसका कोट लेने वाला, न डाइनिंग टेबल पर डिनर रेडी था। वो अपने दिल पर हाथ रख लेती है। पहली बार उसे ये घर इतना ठंडा महसूस होता है। दूसरी तरफ शहर के दूसरे हिस्से में मैं लगभग आधा महीने से घर पर आराम कर रहा था। सब कुछ बिना मांगे मिल रहा था, करने को कुछ भी नहीं था। मुझे लगने लगा था कि मैं बोर हो रहा हूँ। विवियन ने तब तक ज्यादातर सारे पेंडिंग मैटर्स हैंडल कर लिए थे। अब वो मुझे और ज्यादा घर में बंद करके नहीं रख सकती थी। थोड़ा बाहर जाके एंजॉय क्यों नहीं करते? मेरी आंखें चमक उठती हैं। मैं तुरंत अपने दोस्त नेथन को कॉल करता हूँ। नेथन कॉल उठाते ही हैरान होकर कहता है, आज अचानक मुझे पहले कॉल? ये कब से होने लगा? मैं गार्डन में रॉकिंग चेयर पर पैर फैलाकर धूप सेक रहा था। आ मिलते हैं। नेथन को ये और भी अजीब लगता है। पिछले 2 साल से कांटेक्ट में तो थे, लेकिन मैंने कभी उसे खुद बाहर बुलाया ही नहीं था। हर बार बस एक ही बात होती थी, मुझे डायना के लिए खाना बनाना है या उसी से रिलेटेड कुछ। हर दूसरी लाइन में बस उसी औरत का नाम होता था। नेथन संभलते हुए पूछता है, बाहर चलें? तू आ रहा है? उसे सबसे ज्यादा शौक तब लगता है जब मैं बिना एक सेकंड सोचे बोल देता हूँ, चलते हैं। नेथन एंट्रेंस पर मेरा वेट कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद एक ब्लैक नेबैक उसके सामने आकर रुकती है। मैं फुल स्ट्रीट वेयर लुक में कार से उतरता हूँ। नेथन को देखकर सनग्लासेस उंगली से नीचे करता हूँ और मुस्कुराकर कहता हूँ, हे। नेथन वहीं का वहीं जम जाता है। जूलियन का दिमाग खराब हो गया है क्या? वो लड़का जो सिर्फ उस औरत के लिए जीता था, उसका क्या हुआ? ये आउटफिट तो सीधा लड़कियां पटाने वाला लग रहा है। तू सच में घर से बाहर आ गया? क्या हुआ? मैं कंधे उचकाते हुए कहता हूँ, कुछ नहीं, विवियन ने जबरदस्ती भेजा। और हाँ, बताना भूल गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरी 2 साल की मेमोरी चली गई। नेथन आंखें फाड़कर मुझे देखता रह जाता है। अब उसे सब समझ आ जाता है। इसका मतलब जूलियन उस कमबैक डायना को भूल चुका है। ये उसके लिए पूरे साल की सबसे बड़ी खुशखबरी थी। वो तुरंत मेरा कंधा पकड़ लेता है। ऐसा लग रहा था जैसे अभी फायरवर्क्स चला देगा। चल, आज मेरा मूड बहुत मस्त है, आज की पार्टी मेरी तरफ से। हम दोनों अंदर चले जाते हैं। स्टेज पर ड्रम किट खाली पड़ी थी और पूरी जगह अजीब सी शांत लग रही थी। नेथन मेरी तरफ देखकर आईब्रो उठाता है। एक परफॉर्मेंस देगा? मैं तब तक डांस करता हूँ। फिर रुककर पूछता है, वैसे तुझे अभी भी बजाना याद है? मैं हल्की सी स्माइल करता हूँ और उंगली चुटकी बजाता हूँ। बस देख, जब डायना बार के अंदर आती है तो उसकी नजर सीधा मुझ पर पड़ती है। मैं स्टेज पर बिल्कुल फ्री और कॉन्फिडेंट अंदाज में ड्रम बजा रहा था। मेरे हाथ इतनी आसानी से ड्रम किट पर चल रहे
रहे थे, जैसे सब कुछ नेचुरली हो रहा हो। मेरे चेहरे पर इतना कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट था कि मुझे देखकर कोई भी हैरान हो जाए। डायना वहीं रुक जाती है। उसके साथ खड़ा आदमी उसका एक्सप्रेशन देखकर उसकी नजर फॉलो करता है और लगभग चौंक हो जाता है। क्या वो? डायना की नजर बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी थी। वो कई दिनों से मुझे ढूंढ रही थी और उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ मिलूंगा। वो बिना कुछ बोले वीआईपी बूथ की तरफ चल देती है। उसके साथ वाला आदमी जल्दी से पीछे आता है। आप उससे मिलने नहीं जाएंगी? डायना सीधे जवाब देती है, वो मेरा हस्बैंड नहीं है। फिर मेरी तरफ देखकर कहती है, और वैसे भी मैं देखना चाहती हूँ वो क्या कर रहा है। दोनों वीआईपी बूथ में बैठ जाते हैं। डायना लगातार स्टेज की तरफ देखती रहती है। उसके सामने जो इंसान था वो उसे बिल्कुल अजनबी लग रहा था। पिछले 2 साल तक मैं उसके सामने हमेशा चुप और ऑलमोस्ट इनविजिबल रहता था, लेकिन अब मेरे चेहरे पर वो एक्सप्रेशन था जो उसने कभी नहीं देखा था। डायना एक ही बार में अपना ग्लास खाली कर देती है। स्टेज पर मेरी परफॉर्मेंस खत्म होते ही जोरदार तालियां बजती हैं। मैं स्माइल करता हूँ और इधर उधर देखता हूँ। नेथन किसी लड़की के साथ क्लोज डांस में बिजी था। मैं स्टेज से नीचे उतरता हूँ, तभी पास से हल्की सी आवाज आती है, हे हैंडसम। मुझे समझ नहीं आता कि वो मुझे बुला रही है या नहीं, फिर भी मैं मुड़कर देख लेता हूँ। हमारी आंखें मिलते ही मुझे उसकी नजर कुछ ज्यादा ही डायरेक्ट लगती है। मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है और मैं इंस्टिंक्टिवली भौएं चढ़ा लेता हूँ। जी कुछ काम था? सोफी मुझे ध्यान से देखती है। तुम कुछ फेमिलियर लग रहे हो। मैं सोचता हूँ ये भी कोई ओपनिंग लाइन है। वो तुरंत कुछ नहीं बोलती, बस थोड़ी देर सोचती रहती है। फिर अचानक ताली बजाती है। याद आ गया, तुम ली फैमिली से हो ना? तुम विवियन को जानते होगे। सोफी सीधा आकर मेरा हाथ पकड़ लेती है जैसे हम पुराने दोस्त हों और मुझे प्राइवेट रूम की तरफ ले जाने लगती है। मैं सोफी फैंग हूँ, विवियन की फेक बेस्ट फ्रेंड। सच में मुझे पहचाना नहीं? मुझे किसी का इस तरह टच करना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं तुरंत उसका हाथ हटा देता हूँ। चाहे तुम विवियन को जानती हो, इसका मतलब ये नहीं कि सीधा किसी को पकड़ लोगी। सोफी हंसती है, काफी एटीट्यूड है, चलो मेरे साथ ड्रिंक करो। मैं मना करने ही वाला था, लेकिन उसके रिएक्ट करने से पहले ही सोफी मुझे खींचकर प्राइवेट रूम के अंदर ले जाती है। मैं अंदर भी पूरी तरह अलर्ट रहता हूँ। अगले ही पल मैं देखता हूँ कि सोफी 2 हैंडसम लड़कों को अपने पास बुलाती है और दोनों के कंधों पर हाथ रखकर उनके बीच आराम से बैठ जाती है। मैं उसे ठंडी नजरों से देखता हूँ। मेरी एक दोस्त का नाम भी सोफी फैंग है। आखिर मैं बोलता हूँ तो वो दोनों लड़कों को वापस भेज देती है। अपने घुटनों पर हाथ रखकर आईब्रो उठाती है। और जाना है? वो अपने पास वाली सीट थपथपाती है। यहाँ आओ। मेरा चेहरा तुरंत सीरियस हो जाता है। मैं उसके सामने खड़ा होकर कहता हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सोफी हंस पड़ती है। वो दोनों हाथ उठाकर कहती है, ठीक है, मेरी गलती, मैं तमीज से बात करती हूँ। शायद विवियन के साथ कुछ चल रहा था, लेकिन छोड़ो। सोफी मुश्किल से 2 सीरियस बातें ही करती है कि प्राइवेट रूम का डोर जोर से खुल जाता है। मैं लगभग उछल पड़ता हूँ। बस गाली निकलते निकलते बचती है। सोफी भी इरिटेट होकर भौं चढ़ा लेती है, तुम कौन हो? दरवाजे पर एक बहुत ही खूबसूरत औरत खड़ी थी जिसका चेहरा इतना ठंडा था जैसे बर्फ जम गई हो। वो थी डायना ले। वो सीधा अंदर आती है और मेरे सामने रुक जाती है। उसके होंठ कसकर बंद थे। काफी हिम्मत है तुम्हारी, इतने दिनों तक गायब रहे। क्या ये मुझसे बात कर रही है? मैं इसे जानता भी हूँ। डायना की ठंडी नजर सोफी पर पड़ती है और उसकी आंखों में हल्की सी नफरत दिखाई देती है। सोचा नहीं था तुम्हें यहाँ ड्रामा करते देखूंगी। मैं तुरंत इरिटेट हो जाता हूँ। ये खुद को समझती क्या है? सीधा अंदर घुसकर एटीट्यूड दिखाने लगी और मैं इसे जानता तक नहीं। सोफी सिर्फ भौं चढ़ाए चुप बैठी रहती है। आखिर ले फैमिली की पावरफुल यंग लेडी का अपनी बेस्ट फ्रेंड के छोटे भाई से क्या लेना देना? डायना की टोन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। मैं ठंडी आवाज में कहता हूँ, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको जानता हूँ? क्या आपकी माँ ने पब्लिक में तमीज से बात करना नहीं सिखाया? जैसे ही ये बात मेरे मुंह से निकलती है, शो एंजॉय कर रही सोफी जोर से हंस पड़ती है। डायना का चेहरा और भी ठंडा हो जाता है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं उससे इस तरह जवाब दूंगा। वो गुस्सा दबा लेती है, मेरे पास आती है और मेरा हाथ जोर से पकड़ लेती है। अभी मेरे साथ चलो। मैं सच में गुस्सा हो जाता हूँ। सीरियसली? डायना एक पल के लिए रुकती है। वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती है, अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, बाद में भी कंटिन्यू करना। मैं बस उसे देखता रह जाता हूँ। तब तक चुप बैठी सोफी बोल पड़ती है, मिस ले, आप मेरे फ्रेंड को हर्ट कर रही हैं। डायना हल्की सी मुस्कुराती है, ये बात बिल्कुल मैटर नहीं करती। तो मिस फैंग, लगता है आपको इस तरह के आदमी पसंद है। मैं तुरंत अपना हाथ छुड़ा लेता हूँ। आप होती कौन है ऐसी बातें बोलने वाली? किसने दिया आपको दूसरों को जज करने का हक? सिचुएशन बिगड़ती देख सोफी जल्दी से उठकर मुझे अपनी साइड खींच लेती है। डायना, सुना तुमने? ये तुम्हें जानती ही नहीं। मैं आंखें घुमाकर डायना की तरफ देखता हूँ। तो तुम ही डायना ले हो? विवियन की बातें तुरंत मेरे दिमाग में आ जाती हैं। बिना सोचे मैं बोल देता हूँ, तो तुम वही स्कमबैग हो। डायना का चेहरा देखने लायक था। उसे यकीन ही नहीं होता कि मैंने ये कह दिया। मैं आईब्रो उठाकर उसे देखता हूँ। उसका चेहरा और भी काला पड़ता जा रहा था, लेकिन मेरी एक्सप्रेशन बिल्कुल ब्लैंक थी। होठों पर स्माइल थी, लेकिन उसमें जरा सी भी वार्मथ नहीं थी। एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं सच में तुम्हें नहीं जानता। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी मेमोरी चली गई। डायना की भौं सिकुड़ जाती है। पहले उसे मेरी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर वो सोचती है कि मैं पहले से कितना अलग लग रहा हूँ और धीरे धीरे उसे मेरी बात सच लगने लगती है। वो मुझे ध्यान से देखते हुए कहती है, अच्छा है, काम और आसान हो गया। कल सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलते हैं और डिवोर्स फाइनलाइज कर देते हैं। प्राइवेट रूम में एकदम सन्नाटा छा जाता है। मैं कुछ देर चुप रहता हूँ, फिर हैरानी से अपनी तरफ उंगली करके पूछता हूँ, मैं और कौन? मुझे लगता है वो सोफी की बात कर रही है। सोफी तुरंत जोर से नाक से हंसी निकाल देती है। मेरा दिमाग बिल्कुल घूम जाता है। रुको, मतलब इन 2 सालों में मेरी शादी भी हो गई थी? दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। मैं संभलते हुए पूछता हूँ, हमारे बच्चे भी हैं? डायना कोई जवाब नहीं देती, बस मुझे एक ठंडी और हल्की सी नफरत भरी नजर से देखती है। समझ गया, कोई बच्चा नहीं है और ये शादी भी खुशहाल नहीं थी। मुझे नहीं पता उन 2 सालों में मैंने कैसे जिंदगी गुजारी, लेकिन मुझे जो अपना पुराना वर्जन याद है वो ली फैमिली का बिगड़ा हुआ बेटा था।
जो किसी से नहीं डरता था। जरूरत पड़ने पर विवियन को भी सुना देता था। मेरे सामने खड़ी इस औरत ने मिलते ही इतना खराब एटीट्यूड दिखाया है, मेरे लिए तो और भी अच्छा। बच्चे नहीं है, ये परफेक्ट है। मैं कल सिविल अफेयर्स ब्यूरो आ जाऊंगा। मैं उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहता हूँ, मैं मान गया, अब तुम जा सकती हो। डायना की नजर और भी ठंडी हो जाती है। उम्मीद है इस बार अपनी बात से पलटोगी नहीं। इतना कहकर वो बिना पीछे देखे वहां से चली जाती है। मैं अभी भी इतनी सारी बातों को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि सोफी बोल पड़ती है, तो तुम सच में शादीशुदा थे? वाह, और अब इतनी आसानी से फिर से सिंगल भी बन गए। मिस फैंग, मुझे अब चलना होगा। मैं प्राइवेट रूम से बाहर निकल आता हूँ। गहरी सांस लेकर पूरी रात की बात दिमाग से निकालने की कोशिश करता हूँ। मैं नेथन को कॉल करता हूँ और उसकी लोकेशन लेकर उसके पास पहुंचता हूँ। वो किंग की तरह बैठकर ड्रिंक्स उड़ा रहा था। मैं हाथ हिलाकर कहता हूँ, चलो। नेथन लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है। इतनी जल्दी? मैं उसे संभालते हुए दांत भींचकर पूछता हूँ, तूने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि मेरी शादी हो चुकी थी? नेथन हैरान होकर कहता है, मुझे लगा तुझे पहले से पता है। क्या विवियन ने कुछ नहीं बताया? मैं अंदर ही अंदर विवियन को कोसने लगता हूँ। उसने डायना को स्कमबैग तो बोल दिया, लेकिन ये बताना ही भूल गई कि मैंने उसी औरत से शादी भी की थी। नेथन इतना नशे में था कि खुद चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए मैं उसे घसीटकर ली एस्टेट वापस ले आया। जैसे ही हम अंदर घुसते हैं, विवियन सोफा पर पैर क्रॉस करके बुरी शक्ल बनाए बैठी होती है। आवाज सुनकर वो ऊपर देखती है। अच्छा, तुम्हें घर वापस आना भी याद है? फिर उसकी नजर नेथन पर पड़ती है, जो मेरे कंधे का सहारा लिए हुए था। वो हैरान होकर पूछती है, ये भी साथ क्यों आया है? मैं हाफते हुए नेथन को सोफा पर गिरा देता हूँ। वो सीधा विवियन के ऊपर गिर पड़ता है। विवियन नाक से कोड़ लेती है, कुछ पल के लिए जम जाती है, फिर एक उंगली से नेथन का सर धीरे से दूसरी तरफ धकेल देती है। मैं किचन में जाकर एक बड़ा ग्लास पानी पीता हूँ और साथ ही ऑर्डर देता हूँ, नेथन को गेस्ट रूम में ले जाओ। विवियन कुछ बोल भी नहीं पाती कि मैं पलटकर ठंडी नजर से उसे देखता हूँ। और हाँ, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है, मुझे तुमसे हिसाब लेना है। वो तुरंत चुप हो जाती है, फिर नेथन को पैर से हल्का सा धक्का देकर कहती है, ओए, खड़े हो सकते हो? नेथन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, वो आधा सो चुका था। विवियन कुछ देर उसे देखती रहती है, फिर लंबी सांस लेकर उसे सहारा देती है और गेस्ट रूम तक ले जाती है। मैं वहीं खड़ा रहता हूँ। थोड़ी देर बाद अचानक मेरे दिमाग की बत्ती जलती है। मैं अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर मुस्कुराता हूँ। लगता है जिन 2 सालों की मुझे याद नहीं, उनमें इन दोनों के बीच कुछ जरूर हुआ है। मैं अपने रूम में जाकर शावर लेता हूँ और बेड पर लेट जाता हूँ। सोने ही वाला होता हूँ कि मुझे अपना पुराना फोन याद आ जाता है। एक्सीडेंट के बाद मैंने नया फोन ले लिया था, लेकिन पुराना फेंका नहीं था, वो अभी भी ड्रॉर में पड़ा था। मैं उसे निकालता हूँ और गैलरी खोलता हूँ। आखिरी फोटो देखते ही मेरी नजर जम जाती है। एक आदमी और डायना एक दूसरे को गले लगा रहे थे। मेरा खून तुरंत खौल उठता है। क्या स्कमबैग है, शादी के बाद भी चीट कर रही थी। अगली सुबह मैं सीधा सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंचता हूँ। डायना पहले से ही बिल्कुल टाइम पर वहां खड़ी थी। वाह, आज तो टाइम पर आ गई। डायना ठंडी आवाज में कहती है, फालतू बातें मत करो, काम खत्म करते हैं। मैं बिना पीछे देखे उससे आगे निकलकर अंदर चला जाता हूँ। डायना मेरी पीठ को देखते हुए हल्की सी भौहें सिकोड़ लेती है। कल रात उसने असिस्टेंट से मेरी इन्वेस्टिगेशन करवाई थी, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल में मेरे ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड नहीं मिला। एक्सीडेंट का भी कोई रिकॉर्ड नहीं था। वो कुछ देर वहीं खड़ी रहती है, फिर उस बात को इग्नोर करके मेरे पीछे अंदर आ जाती है। पेपर वर्क जल्दी खत्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद हम दोनों बाहर निकलते हैं। मैं अपने हाथ में पकड़ी ग्रीन डिवोर्स बुकलेट को चुपचाप देखता रहता हूँ। मैं अभी भी सब समझने की कोशिश कर रहा था कि डायना ठंडी आवाज में बोलती है, घर जाकर अपना सारा सामान पैक कर लेना। उसका ऑर्डर देने वाला अंदाज बिल्कुल नेचुरल था। मैं भौएं चढ़ाकर कहता हूँ, सब कुछ फेंक देना, मुझे उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। डायना का एक्सप्रेशन हल्का सा बदलता है। वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि एक नर्म और कॉन्फिडेंट मर्दाना आवाज बीच में सुनाई देती है, सब कुछ फेंक दो डायना। मैं और डायना दोनों मुड़कर देखते हैं। एक आदमी लाइट ब्लू शर्ट पहने हमारी तरफ आ रहा था। वो पास आकर प्यार से डायना के कंधे पर हाथ रख देता है। चले। डायना का चेहरा तुरंत नरम पड़ जाता है। चलो। मैं चुपचाप जेवियर को उसके साथ इतना क्लोज होते देखता रहता हूँ। बेशरम, मैं धीरे से बोलता हूँ। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन मेरी तरफ देख लिया। जेवियर डायना का कंधा छोड़कर मेरे पास आता है। जूलियन, सुना है तुम्हारी मेमोरी चली गई? हाँ। जेवियर की स्माइल और गहरी हो जाती है। वो मेरे करीब आकर धीरे से कहता है, लेकिन वो अब भी मेरी ही है। फिर सीधा होकर नॉर्मल एक्सप्रेशन बना लेता है। तुम दोनों आराम से यहाँ का व्यू एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे निकल जाता हूँ। 2 साल तक काम ना करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अपनी पुरानी जॉब पर वापस जाकर देखूं कि हायरिंग अभी भी चल रही है या नहीं। जैसे ही मैं अंदर गया, किसी ने मुझे पहचान लिया। जूलियन ली, तुम वापस आ गए। मैं मुस्कुराकर सिर हिला देता हूँ। जब मैं कहता हूँ कि मैं दोबारा ज्वाइन करना चाहता हूँ, मेरा सुपरवाइजर खुश हो जाता है। बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, अभी हायरिंग चल रही है और तुम तो जानते ही हो, इस तरह की जॉब के लिए ज्यादा लोग अप्लाई नहीं करते। आखिर मोटिशियन बनना हर किसी की बस की बात नहीं। मैं पूछता हूँ, क्या मैं आज ही ऑनबोर्डिंग शुरू कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स, बस एक बात का ध्यान रखना, थोड़ी गॉसिप हो सकती है। मैं शांत होकर कहता हूँ, मुझे उसकी टेंशन नहीं है, मेरा काम खुद साबित करेगा, लोग जल्दी चुप हो जाएंगे। मैं वहीं पर सारा पेपर वर्क कंप्लीट कर देता हूँ। सुपरवाइजर मुझे एक नया ऑफिस दे देता है। पूरी दोपहर में बुक्स और सामान शिफ्ट करता रहता हूँ। आखिरी बार बुक्स लेकर ऑफिस लौटते वक्त मेरी नजर वॉल पर लगे हॉल ऑफ ऑनर पर पड़ती है। वहाँ मेरा नाम भी था। मैं फोटो की तरफ देखता हूँ। उस फोटो वाला मैं अभी भी थोड़ा इनएक्सपीरियंस लग रहा था। मेरे चेहरे पर अपने आप स्माइल आ जाती है। जब तक मैं पूरी तरह सेटल होता हूँ, तब तक शाम हो चुकी होती है। मैं थकान भरी सेटिस्फैक्शन के साथ स्ट्रेच करता हूँ। हुक से अपना ब्लेजर उठाकर बाजू पर डाल लेता हूँ और आराम से बाहर निकल पड़ता हूँ। रोड के किनारे एक मैट ब्लैक बुगाटी खड़ी थी। मैं एक नजर उस पर डालता हूँ और आगे बढ़ने लगता हूँ। तभी पीछे से एक रिस्पेक्ट भरी आवाज आती है, सर। आसपास कोई और था ही नहीं, इसलिए वो मुझे ही बुला रहा था। मैं हल्की सी भौं
भौं चगाकर देखता हूँ। एक आदमी मुस्कुरा रहा था। सर, हमारी एम्प्लॉयर आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि आज रात आप फैमिली एस्टेट चलें। कार की विंडो धीरे धीरे नीचे आती है और एक खूबसूरत औरत का साइड प्रोफाइल दिखाई देता है। डायना मुझे बिल्कुल ठंडी नजर से देखती है, जैसे वो कोई फेवर नहीं मांग रही हो। मैं थोड़ा मजाक करने का सोचता हूँ। पहली बात, मुझे सर मत बोलो। दूसरी बात, अगर कुछ कहना है तो तुम्हारी एम्प्लॉयर खुद बाहर आकर कहे। असिस्टेंट एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाता है। वो डायना की तरफ मुड़ता ही है कि डायना खुद कार से बाहर आ जाती है। वो मुझे साइड से देखकर कहती है, अब तो काफी एटीट्यूड आ गया है ना? मैं हल्की सी स्माइल करता हूँ। कुछ बोलने ही वाला होता हूँ कि डायना पहले बोल पड़ती है। ये मेरी वजह से नहीं है, ग्रैंड तुमसे मिलना चाहती है। मेरे कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन को देखकर वो सीधा कहती है, उनकी एज हो गई है, मैंने उन्हें डिवोर्स के बारे में नहीं बताया। वो तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। मैं सिर हिला देता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ, बस अपने असिस्टेंट से मेरी कार शिफ्ट करवा देना, वरना कल ऑफिस कैसे जाऊंगा। डायना मुझे घूरती है। मैं भी उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता हूँ। मुझे पता था वो मान जाएगी और वैसे ही हुआ। डायना असिस्टेंट को इशारा करती है। मैं पॉकेट से कीज निकालकर असिस्टेंट की तरफ उछालता हूँ। व्हाइट लैंड रोवर, थैंक्स। फिर मैं बुगाटी का रियर डोर खोलकर आराम से अंदर बैठ जाता हूँ। असिस्टेंट कीज पकड़कर कहता है, मिस लेले। डायना बिना एक्सप्रेशन बदले बैठी रहती है। तभी मैं विंडो से बाहर झुककर असिस्टेंट को अपने अपार्टमेंट का एड्रेस बताता हूँ। ली स्टेट का एड्रेस देने जितना बेवकूफ मैं नहीं था। हो गया। मैं आईब्रो उठाकर डायना की तरफ देखता हूँ। विंडो धीरे धीरे बंद हो जाती है और मेरा चेहरा उसके पीछे छुप जाता है। डायना धीरे से हंसती है। वो ड्राइवर सीट पर बैठ जाती है। मैं पीछे आराम से पैर फैलाकर बैठा था और मेरा मूड काफी अच्छा था। रास्ते भर डायना मुझे बताती रहती है कि पहले जब भी मैं लेले स्टेट आता था तो कैसे बिहेव करता था। मैं अंदर ही अंदर बोर हो चुका था। मुझे एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना आता है। डायना को सच में डर था कि कहीं मैं कोई गलती ना कर दूं, क्योंकि पुराने और अब वाले मेरे बीच बहुत फर्क था। लेकिन जैसे ही वो देखती है कि मैं ग्रैंड के पास जाकर प्यारी सी स्माइल के साथ उन्हें प्यार से बुलाता हूँ, उसे समझ आ जाता है कि वो बेकार ही टेंशन ले रही है। मैं कुछ ही सेकंड्स में ग्रैंड को हंसा देता हूँ। बुजुर्ग लेडी अपनी खुशी छुपा ही नहीं पाती। जूलियन, इतने दिनों बाद आए हो, क्या इस बुढ़ी को भूल गए थे? मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, बिल्कुल नहीं ग्रैंड, बस काम में बहुत बिजी था। ग्रैंड हल्की सी मेरी फोरहेड पर उंगली से थपकी देती है। बस बहाने ही बहाने। फ्रेश फ्रूट्स रखे हैं, जाकर खा लो, डिनर में अभी टाइम है। मैं एक फ्रूट उठाने के लिए हाथ बढ़ाता ही हूँ कि पास से एक तीखी और ताना मारने वाली आवाज आती है। घर आते ही बिना हाथ धोए खाना शुरू? तुम्हें किसने ऐसी आदतें सिखाई? मैं हाथ वापस खींच लेता हूँ और उस तरफ देखता हूँ। एक अच्छे कपड़े पहनी हुई औरत धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रही थी। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत और तुच्छता थी और मुझे तुरंत समझ आ गया, ये वही औरत थी जो मुझे कभी पसंद नहीं करती थी और जिसने मुझ पर जॉब छोड़ने का प्रेशर डाला था। मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि ये कौन है। मैं बस हल्का सा सर हिलाकर ग्रैंड की तरफ मुस्कुरा देता हूँ। ग्रैंड, मैं पहले हाथ धोकर आता हूँ। डायना मुझे रेस्टरूम की तरफ जाते देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है। उसे लगा था कि मैं उसकी तरह उसकी माँ के साथ भी ठंडा बिहेव करूंगा। मैडम लेले मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन ग्रैंड के सामने अपनी इमेज बनाए रखती है, इसलिए बस इतना कहती है, खाने से पहले हाथ धोना सही बात है। मैं वापस आकर ऐसे बिहेव करता हूँ जैसे मैडम लेले नाम की कोई इंसान वहाँ है ही नहीं। पूरा टाइम मैं सिर्फ ग्रैंड से ही बात करता हूँ। थोड़ी देर बाद हाउसकीपर डिनर के लिए बुला लेती है। मैं ग्रैंड को उनकी सीट तक ले जाता हूँ और टेबल पर नजर डालता हूँ। मेरी स्माइल थोड़ी सी गायब हो जाती है। मुझे स्पाइसी फूड बहुत पसंद है, लेकिन टेबल पर रखा हर डिश इतना ब्लैंड था कि उसे खाना कहना भी मुश्किल था। मैं मुश्किल से कुछ बाइट्स लेता हूँ और चॉपस्टिक्स रख देता हूँ। डायना नोटिस करती है कि मैंने लगभग कुछ खाया ही नहीं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। ग्रैंड ही पूछ लेती है, जूलियन, तुम खा क्यों नहीं रहे? पहले तो तुम्हें यहाँ का खाना बहुत पसंद था। मेरा दिल हल्का सा बैठ जाता है। ये तो मुसीबत है। पुराना वाला मैं आखिर इस औरत के लिए कितना बदल गया था। जो खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था उसकी भी तारीफ करता था। मैं तो पूरी तरह लव ब्लाइंड हो गया था। लगता है उस वक्त मैं काफी अच्छा एक्टर था। अब मैं कुछ आर्ग्यू भी नहीं कर सकता, इसलिए बस मुस्कुरा कर कहता हूँ, आज इतनी भूख नहीं है ग्रैंड, डिनर खत्म हो जाता है। मैं और डायना निकलने के लिए तैयार होते हैं। ग्रैंड हमें जाने देना ही नहीं चाहती। जूलियन, तुम मेरे चुने हुए ग्रैंडसन इन लॉ हो। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो सीधा मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। और अगर कभी ये जिद्दी लड़की तुम्हें खो देगी तो उसके अलावा किसी और को ब्लेम नहीं कर पाएगी। उन्होंने जिंदगी में इतना सब देख लिया था कि उनसे कुछ छुपा नहीं था। कुछ चीजें एक्टिंग से नहीं छुप सकती। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता, बस मुस्कुरा कर कहता हूँ, ग्रैंड, डायना मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करती है। मैं अब ज्यादा बार आकर आपसे मिलूंगा। हम बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि मैडम लेले साइड से आकर डायना को रोक लेती है। रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। डायना कुछ बोलती उससे पहले ही मैं कह देता हूँ, तो मैं चलता हूँ। मुझे लगा उनकी माँ को कोई जरूरी बात करनी होगी। डायना साथ चलने का आइडिया छोड़कर मेरी तरफ मुड़ती है। रुको, बहुत लेट हो गया है, मैं ड्राइवर से तुम्हें छुड़वा देती हूँ। मैं सर हिला देता हूँ। ठीक है। बाहर निकलते वक्त मैं एक बार भी मैडम लेले की तरफ नहीं देखता। मेरे जाते ही मैडम लेले डायना को सीधा अपने रूम में ले जाती है। वहाँ पहुँचते ही वो अपनी नफरत छुपाना बंद कर देती है। आज तो वो और भी बदतमीज था। पता नहीं किसने उसकी परवरिश की है। डायना हल्की सी भौएं सिकोड़ कर कहती है, मॉम, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? मैडम लेले सीधा अपना फोन उठाकर उसके सामने फेंक देती है। अभी ये देखा है, देखो। डायना फोन उठाती है और उसकी भौएं तुरंत सिकुड़ जाती हैं। उसमें उस रात भर की कई फोटोज थी जहां मैं और सोफी एक साथ दिख रहे थे। कुछ फोटोज ऐसे एंगल से ली गई थी कि लग रहा था हम दोनों काफी क्लोज हैं। डायना फोन को और जोर से पकड़ लेती है। मॉम, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैडम लेले गुस्से में बोलती है, फोटोज सामने पड़ी है और तुम कह रही हो मिसअंडरस्टैंडिंग। वो और कुछ बोल पाती उससे पहले ही डायना फोन उल्टा करके टेबल पर रख देती है। मॉम, हमारा
डिवोर्स हो चुका है। मैडम लेले कुछ पल के लिए शॉक में रह जाती है, फिर खुशी छुपी नहीं जाती। डिवोर्स कब हुआ? कुछ दिन पहले। ये सुनते ही मैडम लेले फोटोज वाली बात को वहीं खत्म कर देती है। डायना ने भी उन फोटोज को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन अगले ही दिन वो फोटोज ट्रेंडिंग लिस्ट में पहुंच गई। हेट कमेंट्स की बाढ़ आ गई और हर एक कमेंट का टारगेट सिर्फ मैं था। उधर विवियन ब्रेकफास्ट करते हुए रोज की तरह फोन स्क्रॉल कर रही थी। एक हाथ में कॉफी थी और दूसरे में फोन। तभी उसकी नजर उस पोस्ट पर पड़ती है। वो लगभग कॉफी थूक देती है और तुरंत सोफी को कॉल लगाती है। मेरे भाई और तुम्हारे बीच चल क्या रहा है? खुद के घर के पास की घास तो खरगोश भी नहीं खाता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पहले तो सोफी कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन जैसे ही वो फोटोज देखती है उसे सब समझ आ जाता है। वो हल्की सी स्मर्क करती है। मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं, आगे क्या होगा कौन जाने। विवियन बिना रहम के उसकी क्लास लगा देती है। अगर मेरे भाई के पास भी गई ना तो तुम्हारी जिंदगी मुश्किल कर दूंगी। सोफी बस हंसकर टाल देती है। फिर अचानक उसे कुछ याद आता है। कॉल कट करने से पहले सोफी कैजुअली बोलती है, वैसे ही मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि तुम्हारे भाई की शादी हो चुकी थी, और ये तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी वाइफ डायना लेले होगी। विवियन एकदम रुक जाती है। तुम्हें ये सब कैसे पता? सोफी एलिस भरी जमाई लेती है। बस उन दोनों से मुलाकात हो गई थी, इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। विवियन सीधा मेरे रूम में आ जाती है। मैं धीरे से आंखें खोलता हूँ। क्या हुआ? विवियन अपना फोन मेरे मुंह के सामने कर देती है। खुद देख। मैं एक सेकंड में पूरी तरह होश में आ जाता हूँ। जैसे जैसे मैं पोस्ट स्क्रॉल करता हूँ मेरा चेहरा और ठंडा होता जाता है। आखिरी पोस्ट तक पहुंचते पहुंचते मेरा गुस्सा कंट्रोल से बाहर होने लगता है। ये सब किसने पोस्ट किया? विवियन की आंखें भी ठंडी पड़ जाती हैं। पता नहीं, लेकिन साफ दिख रहा है कि किसी ने जानबूझकर तुम्हें टारगेट किया है। ये मुझे हैंडल करने दो। मैं फोन लॉक करके बिल्कुल शांत नजर से उसकी तरफ देखता हूँ। नहीं, इसे मैं खुद हैंडल करूंगा। मेरे चेहरे का कॉन्फिडेंस देखकर विवियन सिर हिला देती है। ठीक है, अगर बात ज्यादा बिगड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी बहन हूँ। वो बाहर निकलती है, फिर दरवाजे पर रुककर कहती है, और सोफी से थोड़ा संभल कर रहना, वो जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। मैं हल्की सी स्माइल करता हूँ, फिर उठकर रेडी होने लगता हूँ। मैं ब्रश करते हुए दिमाग में प्लान बना ही रहा था कि मेरा फोन फिर बजता है। इस बार मेरे सुपरवाइजर का कॉल था और उनकी आवाज काफी टेंस लग रही थी। जूलियन, फिलहाल ऑफिस मत आना, एंट्रेंस पर रिपोर्टर्स खड़े हैं। वो थोड़ा रुककर पूछते हैं, ऑनलाइन जो फोटोज हैं वो फेक है ना? मैं कुछ सेकंड्स चुप रहता हूँ। फोटोज असली हैं, लेकिन बस कैमरा एंगल की वजह से गलत लग रहे हैं। मेरे सुपरवाइजर भी कुछ पल चुप रहते हैं, शायद उन्हें समझ नहीं आता क्या बोले। आखिर में वो कहते हैं, कुछ दिन लो प्रोफाइल रहना। जी, मैं सब हैंडल कर लूंगा, और सॉरी आपको भी प्रॉब्लम हुई। मैं कॉल कट कर देता हूँ। मिरर में खुद को देखता हूँ। मेरा चेहरा बिल्कुल ब्लैंक था, आंखें बिल्कुल शांत। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि डायना सिर्फ जल्दी मूव ऑन करने और उस आदमी के साथ रहने के लिए मेरा नाम इतना खराब करेगी। ठीक है, अगर गेम ये है तो ये गेम दो लोग भी खेल सकते हैं। मैं रेडी होकर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से नीचे ब्रेकफास्ट करने चला जाता हूँ। मैं इतना शांत था कि विवियन को भी टेंशन होने लगती है। उसी दोपहर मैं अपना पुराना फोन निकालता हूँ, वही जिसमें पुरानी फोटोज थी। मैं एक पोस्ट अपलोड करता हूँ। कुछ ही पल बाद वो लाइव हो जाती है। सबको बताना चाहता हूँ कि लेले कॉर्पोरेशन की सीईओ डायना ले और मेरा डिवोर्स हो चुका है। फोटोज में जो लड़की दिख रही है वो मेरी बहन की क्लोज फ्रेंड है। जो इंटीमेट लग रहा था वो सिर्फ कैमरा एंगल की वजह से था। इन्फॉर्मेशन के लिए मैं कुछ फोटोज अटैच कर रहा हूँ। साथ में मैं डिवोर्स अग्रीमेंट अपलोड करता हूँ जिसमें साफ लिखा था कि मैंने कुछ भी नहीं लिया। डिवोर्स सर्टिफिकेट अपलोड करता हूँ और सबसे आखिर में डायना और जेवियर की एक बहुत ही क्लोज फोटो भी डाल देता हूँ। कुछ ही मिनट्स में पूरा ऑनलाइन डिस्कशन उल्टा पड़ जाता है। उसी वक्त एक और पोस्ट सबका ध्यान खींच लेती है। मेरे बंदे ने ये सब डिजर्व नहीं किया, बेचारे को बेवजह बदनाम कर दिया। पोस्ट का टोन हल्का फनी और टीजिंग था, लेकिन मैसेज एकदम क्लियर था। उस रात मेरे और सोफी के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। डायना दोनों पोस्ट्स देख लेती है। वो नोटिस करती है कि मेरा प्रोफाइल पिक्चर पूरा ब्लैक है, अकाउंट बिल्कुल खाली है और सिर्फ एक ही पिंड पोस्ट है जिसमें मैंने सबसे रिश्ता खत्म कर दिया था, और उसमें लगी उसकी और जेवियर की एक फोटो पूरी दुनिया को बता रही थी कि हमारा डिवोर्स क्यों हुआ। डायना के होठ कस जाते हैं। उसके सीने में अचानक अजीब सी कसक उठती है। तभी असिस्टेंट घबराया हुआ ऑफिस में दौड़ता हुआ आता है। मिस ले, जो डील अभी फाइनल हुई थी वो दूसरी पार्टी ने कैंसिल कर दी और लिले कॉर्पोरेशन के स्टॉक्स भी गिर रहे हैं। डायना का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ जाता है। पीआर टीम काम कर रही है जी, पूरी कंपनी डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। लेकिन डायना के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि ऑफिस का डोर फिर खुल जाता है। मैडम लेले गुस्से में अंदर आती हैं और अपना हैंडबैग जोर से टेबल पर फेंकती हैं। उस जूलियन ली में जरा भी लॉयल्टी नहीं है। उसने लेले कॉर्पोरेशन को स्कैंडल के बीच में खड़ा कर दिया। रिपोर्टर्स हेडक्वार्टर्स के बाहर घूम रहे हैं। हमें अपनी ही बिल्डिंग में छुप कर आना जाना पड़ रहा है। और तुम डायना, तुम अभी भी उसकी साइड ले रही हो। उसे बोलो वो सारी पोस्ट डिलीट करे। डायना शांत आवाज में कहती है, मॉम, मुझे उस फोटो के बारे में पता ही नहीं था। जेवियर की हरकत याद आते ही उसका चेहरा और भी ठंडा पड़ जाता है। मैडम लेले को भी धीरे धीरे बात समझ आ जाती है, लेकिन फिर भी वो जेवियर का बचाव करती है। जेवियर ने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। डायना बीच में ही रोक देती है, मॉम। तभी असिस्टेंट घबराया हुआ अपना फोन उठाकर आगे बढ़ता है। मिस ललाए, हम जूलियन से बिल्कुल कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। ये सुनते ही डायना का चेहरा और भी ठंडा पड़ जाता है। मैडम ललाए फिर से गुस्से में बोल उठती हैं, वो खुद को समझता क्या है? कहीं तुमसे शादी करना भी उसकी कोई प्लानिंग तो नहीं थी? उसी वक्त नेथन का कॉल आता है। वो पहले डायना को अच्छी तरह सुना देता है, फिर कहता है, आज रात विवियन मुझे और सोफी को डिनर पर ले जा रही है। तेरी जीत सेलिब्रेट करनी है। एड्रेस भेज रहा हूँ। मैं उस एड्रेस पर पहुंचता हूँ। विवियन और नेथन पहले से ही वहाँ बैठे थे। नेथन चैन
से बैठ ही नहीं पा रहा था। बैठते ही पूछता है, सोफी अभी तक क्यों नहीं आई? सोफी ने ऑनलाइन मेरी सपोर्ट की थी, इसलिए मैं नॉर्मल टोन में कहता हूँ, शायद कहीं रुक गई होगी, थोड़ा वेट कर लेते हैं। लेकिन काफी देर बीत जाती है और फिर भी सोफी नहीं आती। मुझे कुछ अजीब सा फील होता है। मैं विवियन से कहता हूँ, एक बार कॉल करके देख। विवियन सोफी को कॉल लगाती है। काफी देर रिंग होने के बाद कॉल उठता है। दूसरी तरफ सोफी जो भी कहती है उससे विवियन का चेहरा तुरंत उतर जाता है। वो कॉल कट करती है। मैं पूछता हूँ क्या हुआ? विवियन तुरंत जैकेट पहनते हुए कहती है, हॉस्पिटल, सोफी के भाई का एक्सीडेंट हो गया। अगले ही सेकंड नेथन खड़ा हो जाता है और मुझे आधी बात समझे बिना ही बाहर खींच लेता है। फैंग फैमिली का सीन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, रास्ते में बताता हूँ। कार में विवियन ड्राइव कर रही होती है और नेथन मुझे सब समझाता है। फैंग फैमिली बहुत अजीब है। बचपन से ही उन्हें सोफी पसंद नहीं थी। जब उसका भाई पैदा हुआ तो पूरी फैमिली ने उसे ही फ्यूचर एयर बनाने में सब कुछ लगा दिया। इतनी सालों की फेवरेटिज्म की वजह से सोफी का भी कभी अपने भाई से अटैचमेंट नहीं बना। ऊपर से उसके फादर भी रिसेंटली बीमार हैं और सक्सेशन को लेकर घर में रोज झगड़े चल रहे हैं। ऐसे वक्त पर उसके भाई का एक्सीडेंट होना सबसे बुरी बात है। हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं। ऑपरेशन थिएटर की लाइट अभी भी जल रही थी। सोफी बाहर बैठी थी, दोनों हाथ घुटनों पर जोड़े हुए। विवियन पूछती है, सोफी क्या हुआ? एक्सीडेंट कैसे हुआ? कुछ सेकंड्स तक खामोशी रहते हैं। फिर सोफी धीरे से बोलती है, वो मेरी कार लेकर घूमने गया था और एक्सीडेंट हो गया। ये सुनते ही हम सबका दिल बैठ जाता है। तभी ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हो जाती है। डॉक्टर बाहर आता है, मास्क उतारता है और सिर हिला देता है। हमने पूरी कोशिश की, सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है, सबसे ज्यादा सोफी का। उसके चेहरे से सारा रंग चला जाता है। फैंग फैमिली के आने के बाद क्या हुआ मैं नहीं देख पाता, क्योंकि मुझे रेस्टोरेशन रूम में बुला लिया जाता है। वापस काम पर आने के बाद ये मेरा पहला केस था और वो भी सोफी के भाई का। मैं अपनी पूरी स्किल लगा देता हूँ। काम खत्म होने तक वो लगभग वैसे ही दिख रहा था जैसे जिंदा था। जो कॉलीग सोच रहे थे कि 2 साल बाद मेरी स्किल्स खराब हो गई होंगी, वो सब चुप हो गए। मैं सोफी से दोबारा फ्यूनरल हॉल में मिलता हूँ। पूरी फैंग फैमिली रो रही थी, सिर्फ सोफी ही ऑल ब्लैक कपड़ों में एक साइड खड़ी थी, चेहरा बिल्कुल ब्लैंक। उसकी माँ बुरी तरह टूट चुकी थी। वो रोते रोते लगभग बेहोश हो जाती हैं। फिर अचानक सोफी पर टूट पड़ती हैं और उससे मुक्के मारने लगती हैं। वो तुम्हारा भाई था। सोफी बस हल्का सा हिलती है, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलती। उसकी आंखों में सिर्फ गहरी ठंडक और निराशा थी। इतने में सोफी के फादर भी आ जाते हैं। बीमारी की वजह से वो बहुत कमजोर लग रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर बिना इमोशन खड़ी सोफी पर पड़ती है, उनका गुस्सा फूट पड़ता है। वो जोर से सोफी को थप्पड़ मारते हैं। बदनसीब लड़की, अपने ही भाई को हटा दिया, इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? इन्वेस्टिगेशन में ब्रेक फेलियर का पता चलता है और सब मान लेते हैं कि इसके पीछे सोफी का हाथ है। सोफी अपनी जगह से हिलती तक नहीं, वो सब कुछ चुपचाप सह लेती है। फिर अपने फादर की आंखों में देखकर कहती है, मैं एक बार और कह रही हूँ, इस सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसके फादर फिर से हाथ उठाते हैं। सोफी लड़खड़ा जाती है। वो अपने होंठ से निकला खून हाथ से साफ करती है। मुझसे और देखा नहीं जाता, और वैसे भी पिछली बार उसने मेरी हेल्प की थी। मैं उसका एहसान चुकाना चाहता था। मैं आगे बढ़कर सोफी को अपनी तरफ खींच लेता हूँ और उसके फादर की आंखों में देखकर कहता हूँ, सर ये मत भूलिए आप कहाँ खड़े हैं, ये मेमोरियल पार्क है। मैं सोफी को वहाँ से ले जाने लगता हूँ। विवियन मुझे रोकने वाली थी, लेकिन मैं बहुत जल्दी मूव कर गया था। वो खुद सोफी के फादर के पास जाकर कहती है, मेरा भाई बचपन से बहुत स्पॉइल रहा है, उसकी तरफ से माफी चाहती हूँ। लेकिन असल में सोफी की वजह से विवियन का भी फैंग फैमिली के लिए पेशेंस खत्म हो चुका था। सोफी के फादर गुस्से से कांप रहे थे, लेकिन मेरी पहचान की वजह से वो खुद को रोक लेते हैं। इस दौरान मैं सोफी को थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे ले आता हूँ। मैं उसके चेहरे को देखता हूँ जो धीरे धीरे सूजने लगा था, और भौहें चढ़ा लेता हूँ। तुमने बचने की कोशिश क्यों नहीं की? सोफी कुछ नहीं बोलती। मैं ध्यान से उसकी चोट चेक करता हूँ। तभी मुझे अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैं इधर उधर नजर घुमाता हूँ और मेरी नजर डायना पर जाकर रुकती है। वो थोड़ी दूर ब्लैक ड्रेस में खड़ी थी और हमें बर्फ जैसी ठंडी नजरों से देख रही थी। लेकिन वो अकेली नहीं थी, उसके साथ जेवियर भी था, ब्लैक सूट पहने हुए, और उसका हाथ डायना की कमर पर था। मेरे अंदर तुरंत ठंडी सी नफरत उठती है, लेकिन जिस बात की मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वो ये थी कि जेवियर सीधा मेरे पास आ गया। जूलियन, मैंने तुम्हें पहले ही फोटो वाली बात समझा दी थी। मैं डायना से बहुत प्यार करता हूँ, बस इतनी सी बात थी। मेरा कभी इरादा नहीं था कि तुम वो फोटो देख लो। उसका एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे उसे सच में अफसोस हो, सर झुका हुआ, बिल्कुल बेचारा और मासूम बनकर। मैं उसे ठंडी नजर से देखता रहता हूँ। कुछ पल बाद मेरे होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, उस घर की हर चीज और डायना भी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी नजर डायना की तरफ घुमाता हूँ। उसका ठंडा और उदास चेहरा देखकर बस मैं कंधे उचका देता हूँ। फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता हूँ, एक कहावत सुनी है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। दुआ करता हूँ तुम दोनों हमेशा साथ रहो। जेवियर का चेहरा एक पल में बदल जाता है। डायना आगे बढ़कर उसकी पीठ पर हल्का सा हाथ रखती है। जेवियर थोड़ा हर्ट दिखने लगता है। लेकिन डायना का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदलता। उसे हमारी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ सोफी की तरफ देखकर कहती है, अब फैंग कॉर्पोरेशन तुम्हारे हाथ में है, साथ में काम करने का इंतजार रहेगा। सोफी की आंखें तुरंत ठंडी हो जाती हैं। लीले कॉर्पोरेशन और फैंग कॉर्पोरेशन का बिजनेस रिलेशन काफी पुराना था। जब तक सोफी का भाई फैंग कॉर्पोरेशन संभाल रहा था, उसका डायना से हमेशा टकराव होता रहता था, और डायना कभी रहम नहीं करती थी, इसलिए हर बार उसका भाई ही हार जाता था। अब सोफी खुद कंपनी संभाल रही थी, और अंदर ही अंदर कंपनी में पहले से ही बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी। ऊपर से अगर लीले कॉर्पोरेशन ने इस वक्त अटैक किया तो सोफी के पास लड़ने की ताकत ही नहीं बचेगी। ये सोचकर उसका चेहरा और भी ठंडा हो जाता है। मैं जेवियर जैसा नहीं था। मैं सिर्फ फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचता। मैं सब सोचकर सोफी से कहता हूँ, मैं और विवियन तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। डायना को तब एहसास होता है कि उसे अभी तक
तक ये भी नहीं पता विवियन असल में कौन है। वो इसी बात में उलझी होती है कि तभी सोफी का एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल जाता है। वो हाथ बढ़ाकर मेरे बाल हिला देती है और प्यार से कहती है, तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प एक्सेप्ट कर लेती हूँ लिटिल ब्रो। उसकी आवाज में साफ वार्मथ थी। मैं एक पल के लिए ब्लिंक करता हूँ, फिर सोचता हूँ शायद वो सिर्फ डायना को चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रही है, इसलिए कुछ नहीं बोलता। डायना ये सब चुपचाप देखती रहती है। उसकी आंखें हमेशा की तरह बर्फ जैसी ठंडी थी। जैसे ही वो जेवियर के साथ वहां से जाने लगती है, जेवियर अचानक फिर मेरी तरफ मुड़कर बोलता है, जूलियन अगले हफ्ते मेरी आंटी का बर्थडे है, मैं कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट कर रहा हूँ, क्या तुम आओगे? मुझे पता था लीले कॉर्पोरेशन की तरफ से मेरी फैमिली को ऑफिशियल इन्विटेशन वैसे भी मिलने वाला था, इसलिए मुझे जेवियर की जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी मैं डायना को अपनी असली आइडेंटिटी बताना नहीं चाहता था और मुझे ये भी देखना था कि जेवियर आखिर प्लान क्या कर रहा है। मैं बिना किसी वार्मथ के स्माइल करता हूँ और सिर हिला देता हूँ। जरूर। एक हफ्ता जल्दी बीत जाता है। मैडम ली के बर्थडे बैंक्वेट की रात आ जाती है। मैं विवियन के साथ नहीं जाता, मैं खुद ड्राइव करके पहुंचता हूँ। आज मैंने सिंपल ब्लैक कैजुअल सूट पहना हुआ था। मेरा अंदाज शांत था लेकिन कॉन्फिडेंस से भरा हुआ। जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ, हर तरफ से लोगों की नजरें मुझ पर टिक जाती हैं। धीरे धीरे लोग फुसफुसाने लगते हैं। मैं किसी तरफ ध्यान नहीं देता। हॉल के दूसरे कोने में जेवियर मैडम लेले के साथ मुस्कुराकर बात कर रहा था। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ती है, एक पल के लिए उसकी आंखों में ठंडक चमकती है, लेकिन वो तुरंत उसे छुपा लेता है और धीरे से पूछता है, आंट लिले, क्या वो जूलियन है? क्या आपने उसे इनवाइट किया था? मैडम लिले उसकी नजर फॉलो करती हैं और मुझे देखते ही उनके चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है। जूलियन ली यहाँ क्या कर रहा है? मैं उसे कभी इन्विटेशन नहीं भेजूंगी, उसके पास इनवाइट नहीं है। क्या वो चुपके से अंदर आ गया? आंट लिले, मैडम लिले ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहती हैं, जेवियर जाओ, इसे हैंडल करो जैसे ठीक लगे। समझ गया। जैसे ही मैं देखता हूँ कि जेवियर मेरी तरफ आ रहा है, मेरी और विवियन की नजर मिलती है। वो चुपचाप आंखों से वार्निंग देती है कि मैं कोई सीन न करूं। मैं बस कंधे उचका देता हूँ। तब तक जेवियर मेरे सामने आ चुका था। जूलियन बिना इन्विटेशन के अंदर कैसे आ गए? अगर आना ही था तो मुझसे कह देते। मेरा एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत रहता है, बस होठों पर ठंडी सी स्माइल थी। मैं जवाब देने ही वाला था कि पीछे से किसी का हाथ मेरे कंधे पर आ जाता है। ये मेरे साथ आया है, मेरा इन्विटेशन देखना है? मैं मुड़कर देखता हूँ। सोफी आईब्रो उठाए जेवियर को ऐसी स्माइल दे रही थी जिसमें बिल्कुल वार्मथ नहीं थी। जेवियर का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो जाता है। माहौल ऑकवर्ड हो जाता है। तभी एक ठंडी और सीधी आवाज सन्नाटे को चीर देती है, मिस फैंग, काफी इंप्रेसिव। मेरे सामने ही फैंग कॉर्पोरेशन को डूबने से बचा लिया। लेले कॉर्पोरेशन हर तरफ से फैंग कॉर्पोरेशन पर प्रेशर बना रही थी। डायना को लगा था सोफी सिर्फ एक स्पॉइल्ड रिच गर्ल है, लेकिन सोफी बार बार उस कंपनी को बचा लेती थी जो कब का डूब जाना चाहिए था। सोफी बिल्कुल फेक स्माइल के साथ कहती है, कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक्स। डायना आराम से चलकर जेवियर के पास आ जाती है। जेवियर तुरंत उसकी कमर में हाथ डाल लेता है। मैं धीरे से ठंडी हंसी हंसा देता हूँ। डायना मेरी तरफ देखती है। मैं बिना झिझक उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहता हूँ। जेवियर फिर बोलता है, जूलियन पहले मेरी गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कुछ नहीं बोलता। सोफी पहले ही ठंडी हंसी हंस चुकी थी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां से ले जाती है। वो मुझे डाइनिंग टेबल तक ले जाकर शैंपेन का एक ग्लास पकड़ा देती है। उस जैसे आदमी से उलझकर तुम्हें लगता नहीं कि तुम खुद को नीचा दिखा रहे हो। मैं ग्लास ले लेता हूँ लेकिन पीता नहीं। आज का शो अभी खत्म नहीं हुआ, मुझ पर भरोसा रखो। सोफी को जेवियर से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। वो बस हंस पड़ती है। क्या वो अब भी तुम्हारे लिए थ्रेट है? मैं कोई जवाब नहीं देता। थोड़ी देर बाद सोफी गेस्ट से मिलने चली जाती है और विवियन भी किसी से बात करने लगती है। मैं बोर होकर पीछे वाले गार्डन में निकल जाता हूँ। फाउंटेन की रोशनी चमक रही थी। कुछ गेस्ट्स वहाँ शांति से बात कर रहे थे। मैं फाउंटेन के किनारे बैठकर फोन निकाल लेता हूँ। अभी मैं ठीक से बैठा भी नहीं था कि जेवियर आ पहुँचता है। जूलियन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सीधा कहता हूँ, यहाँ और कोई नहीं है, जो बोलना है सीधा बोलो। जेवियर की स्माइल गायब हो जाती है। तुम्हें पता है मैं किस लिए आया हूँ? मैं चुप रहता हूँ। वो कहता है, अब जब तुम्हारा डाइवोर्स हो गया है तो डायना से दूर रहना। मैं खड़ा हो जाता हूँ और इतना जोर से हंस पड़ता हूँ कि खुद ही हैरान हो जाता हूँ। सीरियसली तुम्हारा दिमाग ठीक है? जेवियर का एक्सप्रेशन एक पल के लिए बदलता है, फिर वो फिर से बेचारा बन जाता है। जूलियन मेरी ही गलती थी। मुझे वो एक कदम मेरी तरफ बढ़ता है। मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि वो क्या करने वाला है। मेरी आंखों में ठंडी सी चमक आती है। मैं हल्की सी नफरत भरी स्माइल करता हूँ और बस एक छोटा सा स्टेप साइड में हो जाता हूँ। जेवियर अपनी स्पीड रोक नहीं पाता और सीधा फाउंटेन में जा गिरता है। छपाक, वो जोर से चिल्लाता है। असल में वो मुझे फाउंटेन में धक्का देना चाहता था। पानी इतना ठंडा था कि उसके चेहरे का रंग तुरंत उड़ जाता है। सब लोग आवाज सुनकर मुड़कर देखते हैं। जेवियर का चेहरा सफेद पड़ चुका था और वो कांपते हुए चिल्लाता है, जूलियन तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? मैं पूरी सिचुएशन को बिल्कुल इमोशनलेस नजरों से देखता रहता हूँ, जैसे कोई बोरिंग ड्रामा चल रहा हो। शोर सुनकर सब गेस्ट्स बाहर आ जाते हैं। डायना एक नजर सीन पर डालती है और उसका चेहरा पत्थर जैसा ठंडा हो जाता है। वो सीधा जेवियर के पास दौड़ती है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचती है, जेवियर फिर वही लाइन बोलता है। डायना उसे फाउंटेन से बाहर खींच लेती है और मुझे काटने वाली नजर से कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? उसके चेहरे पर यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर वो जेवियर को संभालते हुए मेरे पास से निकल जाती है। मैं लोगों की उंगली दिखाने और फुसफुसाने को इग्नोर करता हूँ और बिल्कुल शांति से वापस हॉल के अंदर चला जाता हूँ। सीधा मैं मेन डिस्प्ले कंसोल के पास पहुंचता हूँ। मैडम लेले रास्ते में आकर गुस्से से कहती हैं, अब क्या करने वाले हो? इतना तमाशा करके भी चैन नहीं मिला? मैं उनकी बात बिल्कुल इग्नोर कर देता हूँ और आराम से अपना फोन सिस्टम
से कनेक्ट करने लगता हूँ। मैडम लेले का चेहरा और भी काला पड़ जाता है। मैडम लेले मुझे रोकने ही वाली होती हैं कि अचानक सोफी कहीं से आ जाती है। चेहरे पर स्माइल लेकर वो उनके सामने खड़ी हो जाती है। आंट लेले बस 1 मिनट। उसी वक्त जेवियर कपड़े बदलकर डायना के साथ वापस हॉल में आता है। वो मेरे पास आकर दुखी शक्ल बनाता है। जूलियन, मैंने ऐसा क्या गलत किया? मैं धीरे से पलके झपकाता हूँ और एक उंगली होठों पर रखकर कहता हूँ, असली शो अब शुरू होने वाला है, चुपचाप देखते रहो। अगले ही पल स्क्रीन चमक उठती है और एक वीडियो चल पड़ता है। जेवियर वहीं जम जाता है। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ जाता है। स्क्रीन पर फाउंटेन के पास का पूरा सीसीटीवी फुटेज चल रहा था। हर फ्रेम बिल्कुल क्लियर था। उसमें साफ दिख रहा था कि जेवियर मुझे धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन खुद बैलेंस खोकर फाउंटेन में गिर जाता है। वीडियो में 1 सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैंने उसे टच किया हो। हॉल में तुरंत हंगामा मच जाता है। जेवियर का चेहरा देखने लायक था। उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। डायना सीधा मेरे पास आती है और मेरा हाथ दबा देती है। बस अब बहुत हो गया। मैं सोचता हूँ 2 साल तक मैंने खुद को मिटाकर सिर्फ तुम्हारी अटेंशन के लिए जीना सीखा था। उसके सामने ये सब क्या ही है। लेकिन मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही अचानक मुझे जोर की उल्टी जैसी फीलिंग आती है। मैं तुरंत डायना का हाथ झटक देता हूँ और जोर से उल्टी आने जैसी आवाज निकलती है। डायना इंस्टिंक्टिवली एक कदम पीछे हट जाती है। मैं स्मर्क करके कहता हूँ, मिस लिले थोड़ा दूर रहिए, मुझे स्कमबैग से एलर्जी है। डायना की नजर और भी ठंडी हो जाती है। मैं गहरी सांस लेकर खुद को संभालने की कोशिश ही कर रहा था कि विवियन की आवाज आती है। वो दौड़कर मेरे पास आती है और मेरा हाथ पकड़ लेती है। जूलियन, तुम ठीक हो? तबीयत तो ठीक है? मैं हल्की सी स्माइल के साथ कहता हूँ, बस थोड़ी नौजिया हो रही है, शायद कुछ लोगों को देखकर। मेरे पास खड़ी डायना की भौहें और सिकुड़ जाती हैं। वो एक कदम आगे बढ़कर कहती हैं, जूलियन इधर आओ। लेकिन उसका हाथ मुझे छूता भी नहीं कि विवियन मुझे अपने पीछे कर लेती है। वो डायना की तरफ बिना किसी वार्मथ के देखती है। मिस लिले, मेरा सजेशन है थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखिए। डायना की आंखों में ठंडी चमक आ जाती है। जूलियन, मैंने कहा इधर आओ। मैं उसकी तरफ सीधा देखकर कहता हूँ, डायना तुम्हें किस बात का भरोसा है कि तुम बुलाओगी और मैं आ जाऊंगा? हमारा डिवोर्स हो चुका है। मुझसे बात करते वक्त अपनी टोन का ध्यान रखो। डायना बार बार मेरा नाम लेती रहती है, लेकिन मैं विवियन के पीछे से 1 इंच भी नहीं हिलता। डायना के अंदर का गुस्सा फूट पड़ता है। उसका चेहरा बिल्कुल बर्फ जैसा हो जाता है। अभी डिवोर्स हुआ ही कितना टाइम हुआ है? पहले सोफी और अब विवियन। मुझे पता ही नहीं था तुम इतने निकम्मे निकलोगे। तुम दोनों के बीच ये सब कब से चल रहा है? उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि हॉल में खड़े सब लोग सुन लेते हैं। जेवियर जो मुश्किल से खड़ा था, लड़खड़ाते हुए डायना के पास आता है। डायना, मैंने अभी जूलियन से इसी बारे में बात की थी। मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी के दौरान ही जूलियन और विवियन का अफेयर चल रहा था। मैं बस तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए इम्पल्सिवली रिएक्ट कर गया। मैं जेवियर को ठंडी मुस्कुराहट के साथ देखता हूँ। इंसान में थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एक गाल पर थप्पड़ खाने के बाद दूसरा गाल खुद से आगे नहीं करते। जेवियर दुखी शक्ल बनाकर कहता है, जूलियन, मैं ये सब बोलना नहीं चाहता था। तुम मेरे साथ जो करना चाहो करो, लेकिन तुम डायना को और हर्ट नहीं कर सकते। मैं सीधा उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता हूँ। मेरा और विवियन का रिलेशन मेरी डायना से शादी के बाद नहीं शुरू हुआ। ये उस दिन से है जब मेरा जन्म हुआ था, क्योंकि विवियन और मैं एक ही फैमिली रजिस्टर में पैदा हुए थे। मैं ये बात इतनी कैजुअली बोलता हूँ जैसे मौसम की बात कर रहा हूँ। पूरा हॉल एकदम चुप हो जाता है। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। मैं बाजू बांधकर जेवियर को तुच्छता से देखता हूँ। मिस्टर ह, क्या आप कहना चाहते हैं कि मैंने अपनी ही बहन के साथ अफेयर किया? ये बात बॉम्ब की तरह फटी। पूरा हॉल सन्न रह गया। क्राउड में खड़े कुछ यंग एयर्स हिम्मत करके पूछते हैं, मिस्टर ली, जब आपका मिस लिले से डिवोर्स हुआ था, क्या आप कुछ लेकर गए थे? मैं बाजू बांधे रखता हूँ और जेवियर के सफेद पड़ चुके चेहरे से नजर हटाकर डायना की तरफ देखता हूँ, जिसका चेहरा बिल्कुल जम चुका था। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के कहता हूँ, मुझे ले फैमिली की किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर मिस लिले मुझे कुछ देना भी चाहती तब भी मैं नहीं लेता। डायना का चेहरा और भी ठंडा पड़ जाता है। तब विवियन मुझे हल्की सी पीछे खींच लेती है और तीखी नजर से जेवियर की तरफ देखकर कहती है, मिस्टर ह, आज रात आपने जो बातें कही हैं उनके बेसिस पर ले फैमिली आप पर डिफेमेशन का केस कर सकती है, लेकिन मैं इतना भी नहीं चाहती कि मेरे भाई का नाम किसी लीगल डॉक्यूमेंट में आपके नाम के साथ लिखा जाए। तुम इस लायक भी नहीं हो, इसलिए अगर दोबारा मेरे भाई के सामने कोई भी चीप स्टंट करने की हिम्मत की तो ली फैमिली को रूथलेस होने का दोष मत देना। विवियन मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां से ले जाती है। भीड़ खुद ही हमारे लिए रास्ता छोड़ देती है। हमारे जाने के बाद भी लोग काफी देर तक धीरे धीरे सांस लेते रहते हैं, जैसे अभी किसी सपने से बाहर आए हो। ऊपर 2nd फ्लोर की रेलिंग पर सोफी झुककर पूरा ड्रामा बड़े मजे से देख रही थी। वो तुरंत भीड़ को चीरते हुए हमारे पीछे आ जाती है। उधर बैंक्वेट फिर से शुरू हो जाता है। जेवियर डायना के साथ खड़ा था, लेकिन अभी भी उसके कानों में वही बातें गूंज रही थी। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। उसने मुझे ट्रैप कर दिया। वो हमसे इतनी नफरत करता होगा, वो सबके सामने हमें बेइज्जत करना चाहता था, है ना? डायना के दिल में इतनी उलझन थी कि वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी क्या फील कर रही है। इधर मैं और विवियन वेन्यू से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि पीछे से आवाज आती है, रुको, मेरा भी वेट करो। विवियन मुड़कर देखती है, एक हाथ से मुझे पकड़े रखती है और दूसरा हाथ आगे करके सामने आने वाले को रोक देती है। सोफी सीधा विवियन के हाथ से टकराकर पीछे उछल जाती है। वो बस हाथ हिलाकर बात टाल देती है और बिल्कुल बेफिक्र होकर मेरी तरफ देखकर कहती है, आज तुम कमाल थे। पहली बार किसी को डायना को इतना इरिटेट करके बिना कुछ हुए निकलते देखा है। मैं उसे सीधी नजर से देखता हूँ। तुम्हारी डायना से कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या? उसे गुस्सा होते देखकर तुम बहुत खुश लग रही हो। सोफी हंस पड़ती
बढ़ती है। पहले तो नहीं थी, आज के बाद कौन जाने। ये कहते वक्त उसकी चमकती हुई आंखें सिर्फ मुझे देख रही थी। उसकी नजर मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल कर देती है। मैं नजर हटाकर कहता हूँ, विवियन चलो हम कार में बैठने लगते हैं। तभी सोफी भी हमारे साथ घुसने की कोशिश करती है। मैं उसके घुसने से पहले ही डोर बंद कर देता हूँ। वो अपनी नाक मलती है, फिर फ्रंट सीट से ट्राई करती है, लेकिन वहां भी उसे मना कर दिया जाता है। आखिर हार मानकर वो वही रह जाती है। कार आराम से ली एस्टेट की तरफ चल पड़ती है। मैं खिड़की के बाहर देखते हुए अपनी थोड़ी हाथ पर टिकाए बैठा रहता हूँ। उधर लीले एस्टेट में माहौल पहले से भी ज्यादा भारी था। लिविंग रूम में डायना और जेवियर सोफा पर बैठे थे। मैडम लीले स्पाइरल स्टेयरकेस से नीचे आती हैं और उनके सामने बैठ जाती हैं। तुम्हारी ग्रैंडमदर सो गई हैं। अब मुझे बताओ, जूलियन ली का असल सच क्या है? वो ली फैमिली का एयर कैसे निकला? क्या उसने हमें बेवकूफ बनाया? डायना भारी चेहरे के साथ कहती है, विवियन इतनी बेवकूफ नहीं है। ऐसी बात हमेशा के लिए छुप नहीं सकती। ली फैमिली का फर्स्ट बॉर्न सन वाकई एग्जिस्ट करता है। मैडम लीले और गुस्से में आ जाती हैं, लेकिन ग्रैंड का ख्याल आते ही आवाज नीची रखती हैं। तो फिर जूलियन क्या गेम खेल रहा था? लीले कॉर्पोरेशन और ली कॉर्पोरेशन तो हमेशा से राइवल्स रहे हैं। उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर तुमसे शादी की। क्या ये सस्पिशियस नहीं है? आखिर वो चाहता क्या था? जेवियर तुरंत बीच में बोलकर उन्हें शांत करने की एक्टिंग करता है। आंट लीले टेंशन मत लीजिए, जो भी उसका प्लान था अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डायना उससे डिवोर्स दे चुकी है। ऊपर से उसकी बात तसल्ली देने वाली लग रही थी, लेकिन असल में वो आग में घी डाल रहा था। मैडम लीले और भी भड़क जाती हैं। वो ये तक कहने लगती हैं कि कहीं मैंने लीले कॉर्पोरेशन की कॉन्फिडेंशियल फाइल्स तो नहीं चुरा ली। डायना चुप बैठी रहती है। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ी हुई थी और सिर में दर्द सा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ खाली हो गया हो। वो गुस्से में भी थी और अजीब तरह से अंदर से खाली भी। उसके दिमाग में हजारों उलझी हुई बातें चल रही थी। वो होश में तब आती है जब देखती है कि जेवियर उसे कंसर्न के साथ देख रहा है। डायना चलो, आंटी को भी रेस्ट करने दो। मैडम लीले काफी देर से बोल रही थी। डायना को इतना खोया हुआ देखकर वो कड़वी आवाज में कहती हैं, संभल कर रहना, वो आदमी जरूर कुछ प्लान कर रहा है। डायना पहले से ही इरिटेट थी। वो 2 साल तक इसी घर में रहा। अगर उसे कुछ चाहिए होता तो कब का कर चुका होता। आप कहना क्या चाहती हैं? जेवियर का एक्सप्रेशन एक पल के लिए बदलता है। वो फिर से सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है। डायना समझने की कोशिश करो, आज की रात तुम्हारी मॉम के लिए भी आसान नहीं थी। डायना और कुछ नहीं बोलती। वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। बाहर लीले एस्टेट से कार निकलकर जेवियर के बिल्डिंग के सामने रुकती है। जेवियर कुछ पल हिचकिचाता है, फिर कहता है, डायना आज रात मैं घर पर अकेला हूँ, क्या तुम मेरे साथ रुकोगी? डायना ड्राइवर सीट पर बिल्कुल चुप बैठी रहती है, न कुछ बोलती है न हिलती है। जेवियर दांत भींचकर अकेला ही कार से उतर जाता है और उस रात मैडम लीले के बर्थडे बैंक्वेट की बातें पूरे शहर में चर्चा का टॉपिक बन जाती हैं। अब पूरे शहर को पता चल चुका था कि ली फैमिली का फर्स्ट बॉर्न सन कभी डायना ली का हस्बैंड था और जब तक ये गॉसिप हर जगह फैली तब तक हमारा डिवोर्स भी हो चुका था। हर तरफ अफवाहें चल रही थी और मैं आराम से घर पर अपनी जिंदगी जी रहा था। पिछले कुछ दिनों से मैं सुबह तक बाहर घूम कर आता था, इसीलिए विवियन ने सीधा रूल बना दिया था, रात में बाहर जाना मना है। मैंने इस वक्त का यूज अपनी एक पुरानी स्किल दोबारा शुरू करने में किया। अपने रूम में मैंने डेस्क के सामने एक छोटा कैमरा लगाया हुआ था। डेस्क पर मेकअप प्रोडक्ट्स खुले पड़े थे। मैं कैमरा में हर प्रोडक्ट का नाम और उसका यूज बताता हूँ, फिर कैमरा को ट्राइपॉड पर रखकर अपनी तरफ सेट करता हूँ। आज मैं तुम्हें SFX मेकअप यानी स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप सिखाने वाला हूँ। तुमने मूवीज और टीवी शोज में देखा होगा जहाँ एक्टर्स अचानक बहुत मोटे या बिल्कुल अलग दिखने लगते हैं। मैं प्रोस्थेटिक स्किन क्ले का डब्बा उठाता हूँ और कैमरे के सामने स्टेप बाय स्टेप टेक्निक दिखाता हूँ। धीरे धीरे अपने चेहरे और बॉडी पर लेयर्स बनाता हूँ, स्ट्रक्चर रीशेप करता हूँ और एक औरत का पूरा लुक स्कल्प कर देता हूँ। उसके बाद एक एक मेकअप प्रोडक्ट यूज करके पूरा मेकअप कंप्लीट करता हूँ। जब सब खत्म होता है तो कैमरा में एक बहुत ही खूबसूरत औरत नजर आ रही होती है। ट्यूटोरियल के एंड में मैं सब कुछ रिमूव करना भी सिखाता हूँ। ये सब स्किल्स मैंने मोटिएशन की जॉब करते हुए सीखी थी। ये काम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था। इसी वजह से कई बार मोटिएशंस की मेकअप स्किल्स प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट से भी बेटर होती हैं। सब रिकॉर्ड करने के बाद मैं वीडियो अपने अकाउंट पर अपलोड कर देता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले ही इस पर्पस के लिए कई शॉर्ट वीडियो अकाउंट्स बनाए थे। मैं उन पर मेकअप ट्यूटोरियल्स और कभी कभी वेलनेस टिप्स शेयर करता था। मेरा सिंपल सा गोल था, मोटिएशन जैसी अकेली और गलत समझी जाने वाली प्रोफेशन को दोबारा रिस्पेक्ट दिलाना, और उसका पहला स्टेप था ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना। वीडियो अपलोड करके मैं सोफा पर लेटकर फोन चलाने लगता हूँ। सिर्फ 10 दिन हुए थे, लेकिन मेरी वीडियोस में ड्रामेटिक बिफोर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशंस की वजह से प्लेटफॉर्म उन्हें बार बार रेकमेंड कर रहा था। मेरे फॉलोअर्स 1 लाख से भी ज्यादा हो चुके थे। इतनी फास्ट ग्रोथ देखकर कई कंपनीज भी चुपचाप मुझे कॉन्टैक्ट करने लगी थी। दोपहर में मैं सोफा पर बैठकर एक पुरानी किताब पढ़ रहा था। ये सॉन्ग डायनेस्टी के टाइम की एक पुरानी मेडिकल बुक थी जिसका नाम था द बुक ऑफ मिरियड रेमेडीज। मैं पूरी तरह किताब में डूबा हुआ था कि मेरा फोन बज उठता है। मैं उठाता हूँ, नेथन हुओ का कॉल था। जूलियन आज रात क्लब चलना है, काम है। मैं आलस से कहता हूँ, मेरी बहन मुझे रात में बाहर नहीं जाने देती, अगर मिलना है तो जल्दी मिलना पड़ेगा। नेथन हैरान होकर बोलता है, जल्दी? क्या सुबह सुबह क्लब में ब्रेकफास्ट करने चलें? विवियन इतनी कंट्रोलिंग क्यों है? फिर खुद ही बोल पड़ता है, छोड़ो उसे, मैं आज रात तुझे लेने आ रहा हूँ। मैं कुछ देर सोचता हूँ। काफी दिनों से घर में बंद था और अब ऑलमोस्ट पूरी तरह रिकवर भी हो गया था। जिंदगी भी काफी बोरिंग चल रही थी। मैंने कहा ठीक है, आने की जरूरत नहीं, मैं खुद चुपके से निकल जाऊंगा। रात 8:30 बजे मैं मॉम और विवियन के साथ बिल्कुल शरीफ बच्चे की तरह डिनर करता हूँ। फिर सेकंड फ्लोर पर अपने रूम में जाकर सोने का नाटक करता हूँ। आखिर आधा महीने से मैं बिल्कुल सीधा बना हुआ था, इसलिए मॉम और विवियन को मुझ पर बिल्कुल शक नहीं था। रात 9 बजे मैं सेकंड फ्लोर की खिड़की से रोप लैडर नीचे गिराता हूँ और आराम से नीचे उतर जाता हूँ। चुपचाप बैक डोर से निकलता हूँ ताकि किसी की
नींद न खुले फिर कैब बुक करके सीधा गैलन क्लब पहुंच जाता हूँ। आधे घंटे बाद मैं नेथन के साथ जूस पी रहा होता हूँ। नेथन गलती से मेरी बाजू से टकराता है और मेरे हाथ का ग्लास हिल जाता है। पूरा रेड वाइन मेरी शर्ट पर गिर जाता है। मैं वॉशरूम में साफ करने के लिए उठता हूँ और एक होस्टेस भी मेरे पीछे आ जाती है। मैं मुड़कर देखता हूँ तो थोड़ी दूर डायना लेले मेरी तरफ आ रही होती है। वो बिजनेस के काम से क्लब आई थी और थोड़ी फ्रेश हवा लेने बाहर निकली थी। तभी उसकी नजर एक लंबे आदमी पर पड़ती है जो एक होस्टेस को वॉशरूम की तरफ ले जा रहा था। क्लब में ऐसा सीन आम बात थी, लेकिन अगले ही पल उस आदमी की आवाज उसके कानों तक पहुंचती है। तुम इतनी केयरलेस होकर ये जॉब कैसे करती हो? ये आवाज सुनते ही डायना एकदम रुक जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा और ताना मारने वाली स्माइल आ जाती है। क्या कर रहे हो तुम? मैं असल में सिर्फ होस्टेस के कंधे पर हाथ रखकर उससे बात कर रहा था, लेकिन अब जब डायना खुद लड़ाई करने आ ही गई थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ा और मजा लेते हैं। मैं सीधा अपना हाथ होस्टेस की कमर के अराउंड रख देता हूँ। मैं और क्या कर रहा होता यहाँ? डायना मेरी कमर पर रखे हाथ को घूरती है और उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी हो जाती है। मिस्टर ली, तुम्हारी एक्टिंग तो फर्स्ट क्लास निकली। मुझे पहले कभी पता ही नहीं था कि तुम्हारा इतना वाइल्ड साइड भी है। मैं हल्का सा स्मोक करता हूँ। अभी बहुत कुछ है जो तुमने नोटिस ही नहीं किया। वैसे भी तुम्हारी नजर कभी ज्यादा अच्छी थी नहीं। ये कहकर मैं होस्टेस के साथ चलने लगता हूँ। इस स्कमबैग को देखते ही मेरा खून खौल उठता था। इसने मेरी जिंदगी के 2 सबसे कीमती साल बर्बाद कर दिए थे। बेचारी होस्टेस इतनी डर चुकी थी कि चुपचाप मेरे साथ चलती रही। जैसे ही हम डायना के पास से गुजरते हैं वो अचानक मेरा हाथ जोर से पकड़ लेती है। मैं ऊपर देखता हूँ। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी। तुम दोनों वॉशरूम में क्या कर रहे थे? मैं भौएं चढ़ाकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसकी ग्रिप लोहे की तरह मजबूत थी। मैं आंखें सिकोड़कर होस्टेस की तरफ देखता हूँ। तुम वापस जाओ, मेरा वेट करना। वो हिचकिचाती है, फिर चली जाती है। उसके जाते ही मैं डायना की तरफ मुड़ता हूँ। एक मौका दे रहा हूँ, हाथ छोड़ दो। वो 1 इंच भी नहीं हिलती। मैं ठंडी हंसी हंसा देता हूँ और स्ट्रगल करना बंद कर देता हूँ। फिर उसी की ग्रिप का यूज करते हुए एक ही मूवमेंट में उसका बैलेंस बिगाड़ देता हूँ। उसका हाथ पलटकर अपनी ग्रिप में लेता हूँ और एक क्लीन थ्रो से उसे सीधा जमीन पर गिरा देता हूँ। एक पल के लिए उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। मैं हाथ झाड़ता हूँ और वहां से जाने लगता हूँ कि तभी वो फिर से मेरा एंकल पकड़ लेती है। डायना गुस्से से हंस पड़ती है। बुरा नहीं, तुम्हें लड़ना भी आता है। मैं आईब्रो उठाता हूँ और उसके हाथ पर पैर मारने के लिए मूव करता हूँ, लेकिन इस बार वो पहले से रेडी थी। वो तुरंत बच जाती है और एक ही मूव में मुझे दीवार से पिन कर देती है। उसकी प्रेजेंस पूरी जगह पर हावी हो जाती है। मैं हल्की सी नजर उठाकर उसे देखता हूँ। उसका चेहरा मेरे चेहरे से सिर्फ कुछ इंच दूर था। अब भी लड़ना है? मैं दांत भींच लेता हूँ। दिमाग तेजी से चल रहा था। मैं धीरे से कहता हूँ, तुम मुझे दर्द दे रही हो। डायना का एक्सप्रेशन और ठंडा हो जाता है। उसे लगता है मैं फिर कोई ट्रिक कर रहा हूँ, लेकिन इंस्टिंक्टिवली उसकी ग्रिप थोड़ी ढीली पड़ जाती है। बस वही मौका चाहिए था। मैं सिंक के पास रखा वास उठाता हूँ और पूरी ताकत से उस पर मार देता हूँ। मुझे याद था कि वो लेले कॉर्पोरेशन की सीईओ है, इसलिए जानबूझकर उसके सिर की जगह उसकी पीठ पर मारता हूँ। वास लगते ही मैं 1 सेकंड भी नहीं रुकता और सीधा प्राइवेट रूम की तरफ भाग जाता हूँ। मैं सेफली रूम तक पहुंच जाता हूँ। गेलिम क्लब किंगचेन में था, लेकिन लेले फैमिली के एरिया के काफी पास था और अब जब मैंने डायना को मार दिया था, बाद में प्रॉब्लम हो सकती थी। मैं रूम में मौजूद सब होस्टेसेस को इशारा करता हूँ, सब बाहर जाओ। फिर कोने में डर से खड़ी उस लड़की की तरफ देखता हूँ। आओ, नेथन को कार तक पहुंचाने में हेल्प करो। वो बिना कुछ कहे नेथन को संभालने में मेरी मदद करती है। नेथन तब तक पूरी तरह बेहोश हो चुका था। हम दोनों उसे लेकर क्लब के बाहर आ जाते हैं। रात काफी हो चुकी थी। ना हमारे पास अपनी कार थी और ना ही कोई कैब मिल रही थी। मैं टेंशन में ही था कि तभी एक रेड फरारी हमारे सामने आकर रुकती है। ड्राइवर सीट पर सोफी फैंग बैठी थी, एक हाथ स्टीयरिंग पर और दूसरा विंडो पर टिकाया हुआ। वो मुस्कुरा कर कहती है, क्या बात है, लगता है हमारी किस्मत ही है बार बार मिलना। मैं तुरंत होस्टेस को सिग्नल करता हूँ, नेथन को पीछे बिठा दो। वो जल्दी से नेथन को बैक सीट में बिठा देती है। मैं फ्रंट पैसेंजर सीट पर बैठ जाता हूँ। सोफी मेरी तरफ देखती है। मैं बैठते ही होस्टेस की तरफ मुड़कर भौएं चढ़ाता हूँ। डायना ने तुम्हारा चेहरा भी देख लिया होगा, कहीं उसे मैं ना मिला तो कहीं तुम्हें ही परेशान न करे। तुम भी कार में बैठ जाओ। होस्टेस बिना आर्ग्यू किए तुरंत कार में बैठ जाती है। सोफी स्टीयरिंग पकड़े हुए घूरती है। ये क्या है? हुओ फैमिली के एयर को किडनैप कर रहे हो क्या? मैं पूरे टाइम सोफी को एक शब्द तक नहीं बोलता, बस आराम से सब अरेंज करता रहता हूँ और उसकी तरफ देखता भी नहीं। चलो। सोफी क्लब से बाहर भागकर आती एक पहचानी से फिगर को देख लेती है और स्मोक करती है। ठीक है, बाद में रैनसम का आधा हिस्सा मेरा। रेड फरारी तेज रफ्तार से वहां से निकल जाती है। कार चल पड़ती है और आखिर में राहत की सांस लेता हूँ। इस बार सोफी थोड़ा धीरे ड्राइव कर रही थी। लिटिल ब्रो, इस बार तो तुम मुझ पर बहुत बड़ा फेवर चढ़ा गए। मैं पैसेंजर सीट पर आंखें बंद करके सिर सीट से टिकाता हूँ। पहले वो इतनी फास्ट ड्राइव कर रही थी कि मेरी तबीयत और खराब हो गई थी, इसलिए मैं चुप ही रहता हूँ। सोफी स्मोक करके कहती है, अगर फेवर चुकाना है तो आज रात मेरे साथ लेट नाइट मील चलो। इतने में बैक सीट पर नेथन की आंख खुल जाती है और वो जोर से उल्टी कर देता है। सोफी बिल्कुल गुस्सा हो जाती है और तुरंत उसका सिर खिड़की के बाहर ढकेल देती है। तभी होस्टेस बेचारी सी आवाज में बोल पड़ती है, अब बहुत देर हो चुकी है। सोफी जोर से ब्रेक मार देती है और फरारी एक झटके के साथ रुक जाती है। वो तुरंत पीछे मुड़कर नेथन को घूरती है। ओह माय गॉड, मुझे क्लीनलीनेस का बहुत इशू है, इसे अभी बाहर निकालो। फ्रंट सीट पर इतने जोर के ब्रेक से मेरी भी कंट्रोल टूट जाती है। मैं तुरंत मुंह पर हाथ रखकर उल्टी जैसी फील करता हूँ। सोफी मुझे देखकर घबरा जाती है। लिटिल ब्रो प्लीज रोक लो, मुझे नॉर्मल होने में थोड़ी देर लगती है। कार के अंदर स्मेल इतनी खराब हो चुकी थी कि सांस लेना मुश्किल था। सोफी पीछे वेट वाइप्स और टिश्यूज फेंक देती है। होस्टेस चुपचाप सब साफ करने लगती है। हम सब विंडोज खोल देते हैं ताकि हवा आ सके। इतना सब होने के बाद किसी का भी लेट नाइट मील खाने का मूड नहीं बचा था। आखिर सोफी पहले
नेथन को हुओ एस्टेट छोड़ती है, फिर मुझे घर ड्रॉप करती है। जाते वक्त फिर से बेचारी सी शक्ल बनाकर कहती है, लिटिल ब्रो याद रखना तुम मुझ पर एक फेवर उधार रखते हो। ली स्टेट के गेट के बाहर रात की ठंडी हवा चल रही थी। मैं और वो होस्टेस कुछ देर एक दूसरे को देखते रहते हैं। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बिल्कुल सच्ची और मासूम लग रही थी। मैं माथा मसलते हुए पूछता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? मिया। होस्टेस का काम क्यों करती हो? मिया घबरा जाती है। ये मेरा पहला दिन था। मेरी क्लासमेट ने कहा था बस ड्रिंक सर्व करने होंगे और 1 महीने का खर्चा निकल आएगा। मैं भौएं चढ़ा लेता हूँ। कितनी भोली सोच थी। मिया लकी थी कि उसकी मुलाकात मुझसे और नेथन से हुई। अगर कोई और ज्यादा खराब लोग मिल जाते तो शायद वो इतनी मासूम कभी न रहती। मेरी आवाज थोड़ी सख्त हो जाती है। तुम 20-21 साल की हो ना? तुम्हें पता भी है इस काम में क्या क्या हो सकता है? तुम्हारी क्लासमेट ने और क्या बताया? तुम्हारा सरनेम क्या है? कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो? मिया घबराकर रो पड़ती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। प्लीज, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मुझे पैसे चाहिए थे। मेरी सिस्टर बहुत बीमार है। ये सुनते ही मेरा दिल थोड़ा पिघल जाता है। मैं उसका कॉन्टैक्ट लेता हूँ और उसे 10,000 युआन ट्रांसफर कर देता हूँ। आज रात के लिए कोई जगह ढूंढ लो। कल तुमसे कॉन्टैक्ट करता हूँ, फिर आराम से बात करेंगे। मिया फोन को जोर से पकड़ लेती है। उसके चेहरे पर शुक्रिया और उलझन दोनों दिख रहे थे। वो बार बार मुड़कर मुझे देखती हुई वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद मैं रोप लैडर के थ्रू 2nd फ्लोर वाले रूम में चढ़ जाता हूँ। लैडर समेटकर बेड के नीचे रख देता हूँ और फ्रेश होकर सो जाता हूँ। सोने ही वाला होता हूँ कि फोन कुछ बार वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर अननोन नंबर था। मैं बिना देखे फोन ऑफ करके सो जाता हूँ। अगली सुबह काफी बिजी रहती है। मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, फिर मुझे फोन याद आता है। स्क्रीन ऑन करता हूँ तो 5 मिस्ड कॉल्स दिखते हैं। अननोन नंबर कुछ फेमिलियर लगता है। मुझे लगता है शायद फ्यूनरल होम से कॉल होगा, इसलिए मैं वापस कॉल कर देता हूँ। दूसरी तरफ से एक ठंडी और साफ आवाज आती है, डायना। उसकी आवाज फोन के उस पार से भी पहचान में आ जाती है। मैं बिना 1 सेकंड वेस्ट किए कॉल कट करता हूँ और उसका नंबर ब्लॉक कर देता हूँ। कल रात की बात याद आते ही मेरा खून फिर से खौल उठता है। फिर अचानक मुझे उस लड़की की याद आती है जिसे मैं लगभग भूल ही गया था। हाँ, मैंने कल रात उसे वीचैट पर ऐड किया था। मैं चेक करता हूँ, 2 मैसेजेस पड़े थे, आप हैं और दूसरा, मिया ने आपको 9,950 युआन वापस भेजे हैं। मैं भौएं चलाकर रिप्लाई करता हूँ, मैं हूँ, 2 बजे फ्री हो? मिया तुरंत जवाब देती है, जी। मैं उसे एक कैफे का एड्रेस भेज देता हूँ जहाँ मैं अक्सर जाता हूँ। तब तक लगभग 1 बज चुका था। मैं रेडी होकर मॉम को बोलता हूँ कि बाहर जा रहा हूँ और कार लेकर निकल पड़ता हूँ। वो कैफे लीक ऑपरेशन बिल्डिंग के पास ही था। जब मैं पहुंचता हूँ, मिया पहले से ही वहाँ बैठी हुई थी। वो थोड़ी नर्वस लग रही थी और बार बार रूम में इधर उधर देख रही थी। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं और वो तुरंत खड़ी हो जाती है। मैं हंस पड़ता हूँ, ये कोई बूट कैंप नहीं है, बैठ जाओ। हम दोनों बैठ जाते हैं। मैं फोन उठाकर कहता हूँ, जो पैसे मैंने भेजे थे वापस क्यों कर दिए? मिया धीरे से जवाब देती है, मुझे एक छोटा सा इन मिल गया, सिर्फ 100 युआन पर नाइट, और मेरे पास अपने 50 युआन भी थे, थैंक यू। मैं हल्की सी भौएं चढ़ाता हूँ। चिंग चिंग इतना डेवलप हो चुका था कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि अब भी 100 युआन वाला इन मिल सकता है। कल रात अंधेरा था इसलिए मैं उसे ढंग से देख नहीं पाया था, लेकिन आज धूप में उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। उसकी हाइट लगभग 5 फीट 7 इंच थी। बस एक ही कमी थी, वो बहुत ज्यादा दुबली थी। मुझे उसकी कल रात वाली बात याद आती है। मैं पूछता हूँ, कल तुमने कहा था कि ये जॉब तुमने अपनी सिस्टर की वजह से ली थी, पूरी बात बताओ। मिया सिर झुकाकर अपने घर की कहानी बताने लगती है। मैं खुद को काफी सख्त दिल मानता था, लेकिन उसकी बात सुनकर मेरा भी दिल भर आता है। लो फैमिली पहले काफी पढ़ा लिखा और इज्जतदार था, लेकिन उसके माँ बाप बहुत जल्दी गुजर गए थे। मिया धीरे धीरे अपनी कहानी बताती है। उसकी बड़ी बहन ने बहुत मुश्किल से पढ़ाई पूरी की थी। वो अभी अभी चिंग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनी ही थी कि पता नहीं किस वजह से उसने कैंपस की सबसे ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा दी। वो मरी नहीं, लेकिन तब से वेजिटेटिव स्टेट में है, आईसीयू में मशीन्स के सहारे जिंदा है। हर दिन का खर्चा हजारों युआन आता है, वो भी हर जगह से खर्चा कम करने के बाद। मिया अभी कॉलेज के 3rd ईयर में थी। उसने लो फैमिली की सारी प्रॉपर्टी बेच दी, लेकिन फिर भी पैसे खत्म हो गए। आखिर में एक क्लासमेट ने उसे होस्टेस का काम सजेस्ट किया। सब कुछ सुनने के बाद मैं कुछ देर सोचता हूँ। हॉस्पिटल ने बताया इंजरी कहाँ है। वेजिटेटिव स्टेट यूजुअली ब्रेन डैमेज की वजह से होती है। मिया उदास नजर से नीचे देखकर कहती है, डॉक्टर्स ने बोला है ब्रेन में ब्लड क्लॉट है, आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। हो सकता है धीरे धीरे ब्रेन डेथ हो जाए या फिर वो कभी भी होश में आ जाए, अभी कुछ क्लियर नहीं है। ये सुनते ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है। मैं मिया को ध्यान से देखकर पूछता हूँ, तुम फोटोग्राफी पढ़ती हो ना, पार्ट टाइम जॉब करोगी? मिया चुपचाप अपने हाथ कस लेती है, थोड़ी हिम्मत जोड़कर पूछती है, आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं? मैं हल्का सा सर हिला देता हूँ, अभी नहीं, कम से कम ऑफिशियली तो नहीं। मिया राहत की सांस लेती है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी निराशा भी थी। तो फिर किस तरह की जॉब? मैं फोन निकालकर अपने शॉर्ट वीडियो अकाउंट्स दिखाता हूँ। मैं कुछ वीडियोस बना रहा हूँ और कई अकाउंट्स चला रहा हूँ, लेकिन मुझे फोटोग्राफी बिल्कुल नहीं आती। कभी लाइटिंग खराब होती है, कभी असली इफेक्ट ही कैमरा में नहीं आता। क्या तुम मेरी असिस्टेंट बनोगी? मिया बिना 1 सेकंड सोचे तुरंत सर हिला देती है। मैं हंस पड़ता हूँ, सैलरी भी नहीं पूछोगी? मिया सीधी आंखों से देखकर कहती है, आप अच्छे इंसान लगते हैं, मुझे आप पर भरोसा है। मैं हल्की सी स्माइल करता हूँ, तुम लोगों पर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हो। चलो, अगर मान गई हो तो कल मेरे घर आ जाना। पहले 3 दिन ट्रायल होगा, अगर सब ठीक रहा तो तुम्हारी सिस्टर का हॉस्पिटल का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा और तुम्हारे लिए हर महीने 3000 युआन लिविंग एक्सपेंसेस भी दूंगा। मिया एक पल के लिए बिल्कुल जम जाती है, फिर जोर से सर हिलाती है, लेकिन अगले ही पल होठ काटकर मना करने लगती है। शायद आपको पता नहीं, मेरी सिस्टर का हॉस्पिटल बिल हर दिन हजारों युआन होता है। मैं शांत आवाज में कहता
रहता हूँ, मुझे पता है, और एक अच्छा प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी इतना चार्ज नहीं करता। मियाँ, हर इंसान की लाइफ में एक वक्त आता है जब सब कुछ अंधेरा लगता है। अगर उस अंधेरे में थोड़ी सी भी रोशनी दिखे तो उसे पकड़ लेना चाहिए। बाकी बातों की टेंशन मत लो, और अगर तुम्हें लगता है मैं बहुत ज्यादा कर रहा हूँ तो जब तुम्हारी सिस्टर ठीक हो जाए कुछ एक्स्ट्रा साल मेरे लिए फ्री में काम कर लेना। मैं हल्का सा मुस्कुरा देता हूँ। मियाँ अपने हाथ इतनी जोर से बंद कर लेती है कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ जाती हैं। ठीक है, आपने मेरी जिंदगी के सबसे अंधेरे वक्त में मुझे उम्मीद दी है, सिर्फ कुछ साल नहीं। अगर मेरी सिस्टर सच में ठीक हो गई तो मैं पूरी जिंदगी आपके लिए फ्री में काम करूंगी। हम थोड़ी देर और बात करते हैं। मैं उसके हॉस्पिटल डिपॉजिट के लिए एडवांस में 1 लाख युआन ट्रांसफर कर देता हूँ। साथ ही उसे ली फैमिली का एड्रेस भेजता हूँ और उसकी सिस्टर के वार्ड का रूम नंबर भी ले लेता हूँ। मियाँ खड़ी हो जाती है। जूलियन, अब मैं क्लास के लिए चलती हूँ, कल टाइम पर आ जाऊंगी। मैं मुस्कुराकर हाथ हिला देता हूँ। ठीक है, जाओ। उसके जाने के बाद मैं कैफे में अकेला बैठकर फोन निकालता हूँ और तुरंत एक दूसरे सिस्टम में लॉग इन करता हूँ। मैं सीधा किंगचांग हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर ली से कांटेक्ट करता हूँ। सुना है आपके हॉस्पिटल में लो सरनेम की एक पेशेंट एडमिट है, मुझे उसकी मेडिकल फाइल देखनी है। तुरंत रिप्लाई आता है, प्रोफेसर स्मिथ, मैं अभी भेजता हूँ। फिर वो थोड़ा हिचकिचा कर लिखते हैं, प्रोफेसर स्मिथ, अगर आपके पास टाइम हो तो हमारे हॉस्पिटल में कुछ नए डॉक्टर्स अब्रॉड से ट्रेनिंग करके आए हैं, क्या आप उनके लिए एक लेक्चर दे सकते हैं? मैं रिप्लाई करता हूँ, थोड़ा वक्त दो, अभी काफी बिजी हूँ। वो तुरंत मेडिकल फाइल भेज देते हैं और साथ में एक मिडिल एज्ड आदमी वाला मीम भी भेजते हैं। अगर आप बिजी हैं तो जरूर कोई सीक्रेट मेडिकल रिसर्च चल रही होगी। समझ गया। मैं बस मुस्कुराकर फाइल खोलता हूँ और ध्यान से देखने लगता हूँ। केस मुश्किल जरूर था लेकिन मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं। थोड़ी देर में मेरे दिमाग में पूरा ट्रीटमेंट प्लान बन जाता है। मैं फाइल बंद करता हूँ और फोन को वापस नॉर्मल मोड में ले आता हूँ। बाहर दोपहर की धूप काफी अच्छी लग रही थी। मैं आराम से स्ट्रेच करता हूँ। कैफे की टीवी पर एक एंटरटेनमेंट न्यूज चल रही थी। इस फिल्म का लीड रोल राइजिंग स्टार जेवियर है निभाएंगे और उनके अपोजिट होंगी पॉपुलर एक्ट्रेस हान यिंग। मेरे हाथ में पकड़ा कॉफी कप थोड़ा जोर से दब जाता है। मैं टीवी की तरफ देखता हूँ। स्क्रीन पर दोनों लीड्स की प्रमोशनल फोटोज चल रही थी। उन तस्वीरों को देखते ही मेरी भौहें और भी सिकुड़ जाती है। मैं हल्की सी टच की आवाज निकालता हूँ। ये इतना प्रिटेंशियस आदमी मेन लीड बनेगा। पिछले कुछ दिनों से जेवियर ही की न्यूज हर जगह चल रही थी। पहले वो एक बिल्कुल अननोन एक्टर था, फिर अचानक उसकी किस्मत चमक गई। जियांग चेंग के एक अमीर बिजनेसमैन ने उसे अडॉप्ट कर लिया और वो एक ही पल में करोड़ की प्रॉपर्टी का हेयर बन गया। अडॉप्शन के 3 साल बाद वो बिजनेसमैन अचानक मर गया और जेवियर ने सारी दौलत इनहेरिट कर ली। फिर वो इमेज पॉलिश करने के लिए अब्रॉड गया और वापस आकर उसका करियर सीधा आसमान छूने लगा। मैं आंखें सिकोड़ लेता हूँ। इसके करियर के इतना फास्ट बढ़ने की वजह साफ थी, मेरी एक्स वाइफ पीछे से उसकी पूरी हेल्प कर रही थी। वैसे तो मेमोरी खो देने के बाद मेरा इन दोनों घटिया लोगों से हिसाब चुकता करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मेरी ही स्टोरी में जेवियर को मेन लीड बना दिया जाए, ये बात मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। मैं फोन उठाकर कॉल लगाता हूँ। मैं मेन लीड एक्टर से खुश नहीं हूँ। दूसरी तरफ से जवाब आता है, जी। मैं सीधा बोलता हूँ, उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। खिड़की से धूप मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आती है, हम ऐसे ही रिप्लेस नहीं कर सकते। मैं बीच में ही बोल देता हूँ, तो फिर शो ही मत बनाओ। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद जवाब आता है, नहीं रुक जाइए, हम उसे रिप्लेस कर देंगे, मैं अभी अरेंज करता हूँ। मैं हल्की सी स्माइल करता हूँ, गुड, कभी टाइम मिला तो खाना मेरी तरफ से। दूसरी तरफ से हंसी आती है, और मैंने अब तक आपका असली चेहरा भी नहीं देखा। आपकी ये पोलाइटनेस थोड़ी फेक लगती है। सैंड्रा ली एक अवार्ड विनिंग डायरेक्टर थी, उम्र लगभग 40s में। हमारी ऑनलाइन दोस्ती इतनी गहरी थी कि जनरेशन का फर्क भी कभी महसूस नहीं हुआ, लेकिन हम कभी रियल लाइफ में मिले नहीं थे। कई साल पहले मुझे मार्शल आर्ट्स नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन अच्छी स्टोरीज मिलनी बंद हो गई थी, इसलिए मैंने मजाक मजाक में खुद लिखना शुरू कर दिया। कुछ ही सालों में मेरी नॉवेल रिवर मून मार्शल आर्ट्स जॉनरा की क्लासिक बन गई। सबको लगता था कि रिवर मून का ऑथर कोई 40-50 साल का एक्सपीरियंस्ड आदमी होगा। मैंने कभी किसी की ये गलतफहमी दूर नहीं की। सैंड्रा के अलावा दुनिया में किसी को मेरी असली आइडेंटिटी का पता नहीं था। उधर स्टार मून मीडिया में जेवियर इंटरव्यू खत्म करके वापस आता है। वो देखता है कि डायरेक्टर सैंड्रा और लीड एक्ट्रेस हान यिंग किसी बात पर डिस्कशन कर रही हैं। वो मुस्कुराकर सैंड्रा के पास बैठ जाता है। डायरेक्टर, जेवियर हमेशा सैंड्रा के साथ रिलेशन अच्छा रखना चाहता था। इंडस्ट्री में सब कहते थे कि डायरेक्टर ली का टेम्पर बहुत खराब है, लेकिन इतने अवार्ड जीतने वाली डायरेक्टर को नाराज करना भी ठीक नहीं था। सैंड्रा सीधा उसकी तरफ देखकर कहती है, मिस्टर ही, एक बात बतानी है। जी। लीड एक्टर को रिप्लेस करना पड़ सकता है। जेवियर तुरंत कुर्सी से खड़ा हो जाता है। क्या? अभी अभी उसने खुशी खुशी इंटरव्यू दिया था और अब उसे रोल से हटा दिया जा रहा था। ये सीधा उसके मुंह पर थप्पड़ था। लेकिन क्यों? सैंड्रा शांत आवाज में कहती है, ऑथर की डिमांड है। जेवियर का चेहरा गर्म होता है। एक नॉवेलिस्ट कास्टिंग डिसाइड करेगा। सैंड्रा को वैसे भी जेवियर कभी पसंद नहीं था, सिर्फ इसलिए उसे लीड बनाया गया था क्योंकि लेले कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा इन्वेस्टर था और उन्होंने जेवियर को रेकमेंड किया था। अब जब उसे रिप्लेस करने का मौका मिला तो सैंड्रा ने अंदर ही अंदर राहत की सांस ली। नियांशु हमारा क्रिएटिव पार्टनर है, उसने साफ कह दिया है कि अगर लीड रिप्लेस नहीं हुआ तो वो प्रोजेक्ट छोड़ देगा, राइट्स सेटल नहीं होंगे और पूरा शो ही बंद हो जाएगा। इस सिचुएशन में चाहे लेले कॉर्पोरेशन फंडिंग वापस ले ले, लीड फिर भी रिप्लेस होगा। जेवियर गुस्से से भर उठता है। पूरे इंटरनेट पर अनाउंस हो चुका है कि मैं लीड हूँ, क्या जानबूझकर मेरी बेइज्जती कर रहे हो? लेकिन उसकी बात का कोई असर नहीं होता। सैंड्रा और हान यिंग एक के बाद एक उठकर वहां से चले जाते हैं। जेवियर उनके पीछे जाने ही वाला होता है कि उसका मैनेजर उसे रोक लेता है। डायरेक्टर ली के पास जाकर कोई फायदा नहीं, वो इंडस्ट्री की हैवी वेट है, उनसे पंगा मत लो, और वैसे भी डिसीजन उनका नहीं है।
हैं। जेवियर दांत भींच कर कहता है, अगर मुझे लीड नहीं बनने देंगे तो ये शो भी आराम से नहीं बनेगा। मैं प्रोड्यूसर्स से फंडिंग ही रुकवा देता हूँ, देखते हैं बिना पैसे के कैसे शूट करते हैं। मैनेजर थोड़ा हिचकिचा कर बोलता है, लेले कॉर्पोरेशन ने इस प्रोजेक्ट में फ्यूचर प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तुम्हें रेकमेंड करना बस एक एक्स्ट्रा फेवर था। पूरी फंडिंग वापस लेने के लिए सीईओ शायद रेडी ना हो। अगले 3 दिन तक मेरे ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस इंटरनेट पर वायरल होते रहते हैं। मेरे फॉलोअर्स हर दिन तेजी से बढ़ने लगते हैं। मैं घर के फर्स्ट फ्लोर पर एक छोटा सा वर्क स्टूडियो बना लेता हूँ। हर दोपहर मियाँ बिल्कुल टाइम पर आ जाती है और हम वीडियोस शूट करते हैं। शूट खत्म होने के बाद मियाँ एडिटिंग करती है और मैं पास बैठकर कमेंट स्क्रॉल करता रहता हूँ। कुछ ही दिनों में सब लोग उस लड़की के बारे में क्यूरियस होने लगे जो हर वीडियो में मेरे साथ दिख रही थी। कमेंट्स में किसी ने पूछ लिया, क्या मियाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मैं सीधा रिप्लाई करता हूँ, नहीं, ये मेरी असिस्टेंट है, बहुत अच्छी लड़की है। मेरे फॉलोअर्स तब तक लगभग 10 लाख के पास पहुंच चुके थे। कमेंट्स का रिप्लाई देते वक्त मेरी नजर कुछ नेगेटिव कमेंट्स पर भी पड़ती है। मैं बस ठंडी हंसी हंसा देता हूँ और उन्हें इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन मियाँ भी वीडियोस अपलोड करते वक्त वही कमेंट्स देख लेती है। वो उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाती जो इस इंसान को बुरा बोल रहे थे, जिसे वो दिल से रिस्पेक्ट करती थी। इंपल्स में आकर वो मेरे मेकअप प्रोसेस की बिहाइंड द सीन्स क्लिप्स और हाई रेजोल्यूशन क्लोजअप वीडियोस अपलोड कर देती है। ना मुझे और ना ही उसे अंदाजा था कि वो वीडियो सीधा ट्रेंडिंग लिस्ट में पहुंच जाएगी। वीकेंड था और मैं दोपहर तक सोता रहा। तभी नेथन का कॉल आया और मेरी नींद खुल गई। यंग मास्टर हुआ, वीकेंड के दिन भी चैन नहीं है, अब क्या हुआ? दूसरी तरफ से नेथन घबराया हुआ बोलता है, जूलियन तू ट्रेंडिंग में है, तुझे पता है? वो बात पूरी भी नहीं कर पाता कि पीछे से उसके फादर की जोर की आवाज आती है, नेथन मेरा क्ले टीपॉट कहाँ है? अगले ही सेकंड कॉल कट हो जाता है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। मैं अचानक ट्रेंडिंग कैसे हो गया? मैं तुरंत वेबो खोलता हूँ। इंटरनेट पर तो धमाका हो चुका था। ट्रेंडिंग टॉपिक के नीचे मेरी पुरानी मेकअप वीडियोस हर जगह रीपोस्ट हो रही थी। हर तरफ लोग तारीफ ही तारीफ कर रहे थे। मैं सर पकड़ लेता हूँ। सर में दर्द शुरू हो गया था। मैं रीच बढ़ाना जरूर चाहता था, लेकिन इतनी जल्दी ट्रेंडिंग हो जाऊंगा ये कभी नहीं सोचा था। लेकिन मुझे पता था मियाँ ने सब अच्छे इरादे से किया, इसलिए मैंने सोचा रहने देते हैं, कुछ डिलीट नहीं करता। मैं उठकर फ्रेश होता हूँ, लंच करता हूँ और तभी मियाँ का मैसेज आता है, क्या मैंने आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी? मैं उस वक्त द बुक ऑफ मायरेड रेमेडीज पढ़ रहा था, इसलिए बस छोटा सा रिप्लाई करता हूँ, नहीं। मैं तो बिल्कुल शांत था, लेकिन बाकी लोग उतने शांत नहीं थे। हर बड़े शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर मेरे फॉलोअर्स और तेज स्पीड से बढ़ने लगे। इनबॉक्स में पब्लिक फिगर बनने की इन्विटेशंस और प्लेटफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की लाइन लग गई। स्क्रॉल करते करते एक नाम देखकर मैं रुक गया। हेलो डिलिजेंट युआन, मैं डायरेक्टर सैंड्रा ली। मैंने आपकी ट्रेंडिंग वीडियोस देखी हैं और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी नई सीरीज रिवर मून के मेन लीड के लिए ऑडिशन दें। मैं हल्की सी हंसी हंसाया और रिप्लाई किया, एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ऑफर के लिए थैंक्स। इंटरनेट पर डिस्कशन चलता रहा और मैं बिल्कुल टेंशन फ्री था। लेकिन दोपहर होते होते ऑनलाइन हवा अचानक बदल गई। एक साथ बहुत सारे लोग ट्रेंडिंग टॉपिक में घुस आए और नैरेटिव बदलने लगे। ये डिलिजेंट युआन बहुत मैनिपुलेटिव है, ट्रेंडिंग भी पैसे देकर खरीद रहा है। ट्रेंडिंग में असली न्यूज होनी चाहिए, ना कि किसी छोटे इन्फ्लुएंसर की पेड पब्लिसिटी। इसके वीडियोस देखकर उल्टी आती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस बस चीप अटेंशन ट्रिक है। मैं कमेंट्स स्क्रॉल करता गया। मेरी भौएं धीरे धीरे सिकोड़ने लगी। एक दो नेगेटिव कमेंट्स होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ये सब क्लियरली ऑर्गेनाइज्ड लग रहा था। बिल्कुल पेड मार्केटिंग अकाउंट्स जैसा पैटर्न था जो जानबूझकर पब्लिक ओपिनियन बदल रहे थे। सिर्फ फेक एक्यूजेशंस ही नहीं, बल्कि पूरी तरह झूठी स्टोरीज भी लिखी जा रही थी। एक आदमी तो खुद को मेरा स्कूल क्लासमेट बताकर मेरे बारे में फेक सीक्रेट्स एक्सपोज करने लगा। मैं फोन को घूरता हुआ आंखें सिकोड़ लेता हूँ। ये साफ था कि कोई जानबूझकर मुझे टारगेट कर रहा है। लेकिन जिंदगी में मैंने बहुत कम लोगों को नाराज किया था, और उनमें से जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइज्ड ट्रोल अटैक करवा सकता था, ऐसा सिर्फ एक ही इंसान था, जेवियर है। मैं सोफा से उठकर अपने रूम की तरफ जाने ही वाला था कि इस बात की इन्वेस्टिगेशन करूं, तभी विवियन गुस्से से रूम में घुसी आती है। जूलियन, तुमने वीडियो अकाउंट कब बना लिया? तुमने कहा था स्टूडियो में अपनी स्किल्स प्रैक्टिस करते हो, तो ये सब वीडियोस शूट कर रहे थे। मैं गिल्टी सी हंसी हंसा देता हूँ। सिस, मेरी बात तो सुनो। ली फैमिली के एयर होने की वजह से बचपन से ही मेरी सिक्योरिटी बहुत टाइट रही थी। हमारे कुछ क्लोज फैमिलीज को छोड़कर किंग चेंग में लगभग किसी ने भी मेरा असली चेहरा कभी नहीं देखा था। इंटरनेट पर मेरे बारे में कुछ भी सर्च नहीं होता था, फोटोज तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि मॉम और विवियन मुझे लेकर इतनी ओवर प्रोटेक्टिव क्यों रहती हैं, लेकिन फैमिली की वजह से मैंने हमेशा लो प्रोफाइल ही रखा। मैं विवियन को काफी देर तक समझाता हूँ, बीच में थोड़ी पपी आइज भी बना लेता हूँ, लेकिन उससे वो और गुस्सा हो जाती है। मैं आंखें सिकोड़ कर कहता हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं घर से भाग जाऊंगा। विवियन की आंखें तुरंत बड़ी हो जाती हैं। वो एक पल के लिए चुप हो जाती है, फिर गुस्से का रुख ऑनलाइन ट्रोल्स की तरफ मोड़ देती है। बोल, ट्रेंडिंग टॉपिक ही हटा देती हूँ। मैं सर हिला देता हूँ, जरूरत नहीं, जो बोलना है बोलने दो। अगर पहले हटा देती तो ठीक था, लेकिन अब जब पेड ट्रोल्स इतने सारे आ चुके हैं, अब हटाऊंगा तो लोग समझेंगे मैं सच में गिल्टी हूं। मैं और विवियन बात ही कर रहे होते हैं कि मेरा फोन फिर बज उठता है। स्क्रीन पर फिर एक अननोन नंबर था। मैं कॉल उठाता हूँ। दूसरी तरफ से वही ठंडी और साफ आवाज आती है, डायना। इस बार वो बिना किसी रोल के सीधा बोलती है, ग्रैंडमा तुमसे मिलना चाहती हैं। मैं कॉल कट करने ही वाला था, लेकिन हाथ वहीं रुक जाता है। पिछली बार ग्रैंडमा लेले से मिलकर मेरे दिल में उनके लिए काफी रिस्पेक्ट आ गई थी। मुझे मेमोरी भले ही याद ना हो, लेकिन जिस तरह वो मुझसे प्यार करती थी, उससे साफ था कि पिछले 2 सालों में उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा था। उनके लिए मेरे दिल में अपनापन था। लेकिन डायना की टोन ऐसी थी जैसे उसे यकीन हो कि वो बुलाएगी और मैं तुरंत दौड़ता हुआ आ जाऊंगा। मैं आंखें सिकोड़कर ट्रेंडिंग टॉपिक याद करता हूँ और कहता हूँ, मैं आऊंगा, लेकिन एक कंडीशन है। किसी ने पेड ट्रोल्स खरीदकर मुझे बदनाम करना शुरू किया है, पता लगा उसके पीछे कौन है। ये कर दिया तो मैं ग्रैंडमा से मिलने आ जाऊंगा। डील? फोन की दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी छा जाती है। फिर डायना की और भी ठंडी आवाज
आवाज आती है, ठीक है, आधे घंटे में नोरा तुम्हें लेने आ जाएगी। मैं पूछना चाहता था नोरा कौन, लेकिन तब तक कॉल कट हो चुकी थी। मैं दांत भींचकर गाली देने ही वाला था कि देखता हूँ विवियन मुझे शक भरी नजरों से देख रही है। किसका कॉल था? मैं छुपाता नहीं, डायना। नाम सुनते ही विवियन का गुस्सा फिर भड़क उठता है। तुम उससे मिलने जा रहे हो? मैं धीरे से कहता हूँ। उससे नहीं, उसकी ग्रैंडमा से। चाहे डायना कम बैग हो, लेकिन उनकी ग्रैंडमा ने शायद मेरे साथ हमेशा अच्छा किया है। अगर वो मुझे देखना चाहती है तो मुझे जाना चाहिए। विवियन परेशान नजर आती है, लेकिन मैं उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। लगभग 20 मिनट बाद अननोन नंबर से एक फोटो आती है। उसमें चैट लॉग था जिसमें मुजी नाम का आदमी पेट्रोल आर्मी हायर करता हुआ दिख रहा था। आधे घंटे बाद ली एस्टेट के गेट से हाउसकीपर का कॉल आता है। नोरा नाम की कोई मैडम आपको लेने आई है। मैं नोरा की कार में बैठकर लेले एस्टेट के पुराने एस्टेट की तरफ निकल पड़ता हूँ। वो धीरे ड्राइव कर रही थी और रियर व्यू मिरर से बार बार मुझे देख लेती थी। मैं हल्की सी स्माइल करता हूँ। तुम डायना की असिस्टेंट हो? जी। नोरा बहुत रिस्पेक्ट के साथ जवाब देती है। असिस्टेंट होने की वजह से वो पहले भी कई बार मुझे मिल चुकी थी। उसकी यादों में मैं हमेशा एक शांत, धीरे बोलने वाला और डायना के सामने परफेक्ट जेंटलमैन था। लेकिन आज मैं वही कपड़े पहने हुए भी पीछे की सीट पर बिल्कुल आराम से बैठा था। पुरानी शराफत की जगह अब मेरे अंदर एक नेचुरल कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी थी जो छुपाई नहीं छुप रही थी। रास्ते भर में कैजुअली नोरा से पुरानी बातें निकलवाता रहता हूँ। जितना ज्यादा सुनता हूँ उतना ज्यादा गुस्सा आता है। नोरा की बातों से लग रहा था जैसे डायना कोई देवी हो। बिजनेस वर्ल्ड अगर चेस बोर्ड है तो वो उस बोर्ड के बाहर बैठी सब कुछ कंट्रोल करने वाली प्लेयर है। बाहर की दुनिया में स्कमबैग की रेपुटेशन सच में बहुत जबरदस्त थी। उधर ग्रैंडमा लेले लिविंग रूम में बैठी मुस्कुराते हुए डायना को अपने पास बिठाए टैबलेट दिखा रही थी। टैबलेट पर मेरा डिलीजेंट युआन वाला अकाउंट खुला हुआ था। ग्रैंडमा खुशी से भर गई थी। हमारा ग्रैंडसन इन लॉ कितना हैंडसम है, और मुझे क्या पता था कि मेकअप में भी इतना टैलेंटेड है। डायना उनके पास बैठी ठंडी नजरों से स्क्रीन पर मुझे देख रही थी। वीडियो में मैं बिल्कुल एनर्जेटिक और खुश नजर आ रहा था। ग्रैंडमा कमेंट्स भी खोल देती हैं। वेबो वाली नेगेटिविटी अभी तक इस प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंची थी, इसलिए हर कमेंट में सिर्फ तारीफ ही तारीफ थी। ग्रैंडमा गर्व से मुस्कुराकर कहती हैं, हमारा ग्रैंडसन इन लॉ कितना प्यारा लग रहा है ना, सब इसे हैंडसम बोल रहे हैं। डायना की आंखों में हल्की सी ताना मारने वाली मुस्कान उभर कर गायब हो जाती है। मैं लिविंग रूम में एंटर करता हूँ, तभी मुझे ग्रैंडमा लेले की हंसी सुनाई देती है। अरे जूलियन आ गया। मैं एक पल के लिए ग्रैंडमा के पीछे खड़ी डायना की तरफ देखता हूँ। वो कैजुअल होम क्लोथ्स में भी उतनी ही ठंडी और एलिगेंट नजर आ रही थी। मेरे चेहरे पे एक पल के लिए नफरत की झलक आती है, लेकिन अगले ही सेकंड में ग्रैंडमा की तरफ चमकती हुई स्माइल के साथ बढ़ता हूँ। ग्रैंडमा, मेरी याद आ रही थी क्या? ग्रैंडमा लेले तुरंत दोनों हाथों से मेरा हाथ पकड़ लेती हैं और मुझे अपने पास सोफे पर बिठा लेती हैं। बिल्कुल याद आई। इतने दिनों से तुम आए ही नहीं, क्या मुझे भूल गए थे? ग्रैंडमा लेले प्यार भरी डांट लगाती हैं और मुझे हंसी आ जाती है। मैं हंसकर कहता हूँ, अरे नहीं ग्रैंडमा, मैं तो रोज आपके बारे में सोचता हूँ, रोज मिलने का भी सोचता हूँ, लेकिन डायना ही मुझे आने नहीं देती थी। बेचारी डायना बिना वजह ब्लेम खा लेती है और उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ जाता है। मुझे पूरा यकीन था कि उसने अभी तक ग्रैंडमा को हमारे डिवोर्स के बारे में नहीं बताया था, इसलिए मैं जानबूझकर और आग लगा देता हूँ। ग्रैंडमा लेले का गुस्सा बढ़ता ही जाता है। वो मुड़कर हाथ उठा देती हैं जैसे डायना को मार ही देंगी। तुम्हें बस जूलियन को तंग करना ही आता है। इतना अच्छा हस्बैंड मिला है तुम्हें, अगर अपनी दादागिरी से इसे भगा दिया ना तो मैं तुम्हें खुद इस घर से निकाल दूंगी। ग्रैंडमा के सामने डायना की आवाज तुरंत नर्म हो जाती है। जी ग्रैंडमा, समझ गई। फिर वो मेरी तरफ देखती है। उसका हमेशा ठंडा रहने वाला चेहरा अचानक मुस्कुरा उठता है, जैसे बर्फ पिघलकर एक पल में बाहर आ गई हो। उसकी काली आंखें इतनी गहरी लग रही थी जैसे किसी वर्लपूल की तरह खींच रही हो। एक पल के लिए मैं भी सरप्राइज हो जाता हूँ। फिर बिना वजह मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडी सी सरसराहट दौड़ जाती है। मैं कुछ देर और ग्रैंडमा लेले के साथ बैठकर बातें करता हूँ कि तभी दरवाजे की तरफ से आवाज आती है। मैं देखता हूँ मिसेज लेले जेवियर ही के साथ शॉपिंग से वापस आ रही थी। पीछे सर्वेंट्स शॉपिंग बैग्स उठाए हुए थे। जैसे ही मिसेज लेले मुझे देखती हैं, उनकी भौहें तुरंत सिकुड़ जाती हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस एक बार उनकी तरफ देखकर नजर हटा लेता हूँ। कोई जवाब नहीं देता। मेरे पास बैठी ग्रैंडमा लेले तुरंत नाराज हो जाती है। ये कैसा सवाल है? ये जूलियन का भी घर है, ये यहाँ क्यों नहीं आ सकता? मिसेज लेले कुछ बोलने जाती हैं लेकिन चुप हो जाती हैं। जेवियर धीरे से उनके कान में कुछ कहता है और उनका चेहरा थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। तुम हमेशा सिचुएशन संभाल लेते हो। जेवियर फिर मेरी तरफ मुड़कर मुस्कुराता है। हाय जूलियन। मैं उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझता, सीधा ग्रैंडमा से पूछता हूँ, ग्रैंडमा ये कौन है? ग्रैंडमा को डायना और जेवियर के असली रिलेशन के बारे में कुछ पता नहीं था। वो बस मुस्कुरा कर कहती हैं, डायना का एक फ्रेंड है। मैं उस शब्द को धीरे से दोहराता हूँ, फ्रेंड। फिर जेवियर की तरफ देखकर मुस्कुरा देता हूँ। वैसे तुम्हारी एज भी कम नहीं है, गर्लफ्रेंड है या नहीं? जेवियर का चेहरा तुरंत बदल जाता है और वो बेचारी सी शक्ल बनाकर डायना की तरफ देखता है। डायना हल्की सी भौएं चढ़ाती है और कहती है, जूलियन देर हो रही है, चलते हैं। जब हम आए थे तब दोपहर थी, लेकिन अब तक शाम हो चुकी थी। ग्रैंडमा लेले खुद मुझे गेट तक छोड़ने आती हैं और हमारी कार को जाते हुए देखती रहती हैं। कार एस्टेट से बाहर निकलती है। मैं बैक सीट में बैठा था और दिल कर रहा था कि इस लेले औरत से जितना दूर बैठ सकूं उतना अच्छा है, लेकिन बैक सीट में जगह ही कितनी थी। उसकी प्रेजेंस ही पूरी कार को हैवी बना रही थी। हम ज्यादा दूर नहीं गए थे कि एक BMW हमारी कार के पास आकर रुकती है। डायना विंडो नीचे करती है और जेवियर बाहर निकलकर दुखी शक्ल बनाए खड़ा हो जाता है। मैं आंखें सिकोड़ कर देखता हूँ, अब क्या हुआ? जेवियर खिड़की के बाहर से कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वैसे भी हमारा रास्ता सेम है, अगर मैं साथ आ जाऊं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी जूलियन? मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ता हूँ। प्रॉब्लम? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम्हारी ये फेक सिंसियरिटी देखकर ही इरिटेशन होती है। जेवियर घबरा कर बोलता है, जूलियन क्या तुम्हें मेरे बारे में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है? मैं सच में तुम्हारे साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहता हूँ।
आखिर तुम डयाना के एक्स हस्बैंड हो। मैं उसकी तरफ देखकर सीधा बॉम्ब गिरा देता हूँ। रिलेशन बनाना चाहते हो? तुम उस लायक भी नहीं हो। वैसे ट्रोल्स खरीदने में काफी पैसे लग गए होंगे ना? जेवियर का चेहरा तुरंत जम जाता है। जूलियन, तुम क्या बोल रहे हो? कौन से ट्रोल्स? मैं ठंडी हंसी हंसा देता हूँ। यहाँ आते वक्त ही मैंने म्यूजिक का IP एड्रेस ट्रेस कर लिया था। बहुत लेयर्स के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन आखिर पता चल गया कि पेड ट्रोल जॉब पोस्ट करने वाला जेवियर के पर्सनल असिस्टेंट्स में से एक था। मैं उसकी आंखों में देखकर कहता हूँ, अगर नहीं चाहते कि लोगों को पता चले तो ऐसे काम किया ही मत करो। मैंने सब एविडेंस निकाल लिया है और ट्रेंडिंग टॉपिक में अपलोड भी कर दिया है। जेवियर का चेहरा एक पल में सफेद पड़ जाता है। वो तुरंत डयाना की तरफ मुड़कर देखता है। डयाना बिना कुछ बोले कार से उतरती है और नोरा से कहती है, जूलियन को ली एस्टेट छोड़ दो। मैं देखता हूँ वो जेवियर को लेकर थोड़ा दूर रोड के किनारे चली जाती है। इतनी दूर कि उनकी बात मुझे सुनाई नहीं देती। बस इतना दिख रहा था कि जेवियर की शक्ल बुरी तरह उतर चुकी थी। मैं ठंडी हंसी हंसाकर कहता हूँ, चलो। कार चल पड़ती है और इंटरनेट पर तब तक एक नया तूफान उठ चुका था। लोगों को जल्दी ही पता चल गया कि किसी ने मुझे बदनाम करने के लिए पेड ट्रोल्स हायर किए थे, क्योंकि चिंगचेंग के कुछ लोग पहले ही मुझे मिसेस ले के बर्थडे बैंक्वेट में देख चुके थे। एक इनसाइडर ने तुरंत हमारे पास्ट का पूरा सच लीक कर दिया। राइजिंग स्टार जेवियर हे को एक्सपोज कर दिया गया कि वही असली होम ब्रेकर था जिसने किसी की शादी तोड़ दी थी। और आज का नंबर 1 ट्रेंडिंग क्रिएटर डिलिजेंट युआन असल में कोई और नहीं बल्कि ली फैमिली का हेir जूलियन ली था। इंटरनेट एकदम फट पड़ा। कितना बड़ा स्कैंडल है। सबसे ज्यादा नफरत तो होम ब्रेकर से होती है। अब समझ आया जेवियर हे का करियर इतनी फास्ट क्यों बढ़ रहा था। दूसरे की शादी तोड़कर ऊपर चढ़ा है। डायरेक्टर ली का डिसीजन बिल्कुल सही था। इसी वजह से उन्होंने जेवियर को रिप्लेस किया होगा। जेवियर के फैंस भी तुरंत ऑनलाइन आ गए और हर तरह से अपने आइडियल को डिफेंड करने लगे। ये डिलिजेंट युआन कौन होता है? बस अपनी पावर का यूज करके लोगों को दबा रहा है। ली कॉर्पोरेशन बहुत पावरफुल है। ये सिर्फ कैपिटल से हमारे आइडियल को क्रश कर रहे हैं। मैं घर लौटकर अपने रूम में नहाता हूँ, फिर फोन खोलता हूँ तो देखता हूँ कि ट्रेंडिंग टॉपिक अचानक गायब हो चुका है। इतनी बड़ी डिस्कशन एक पल में कट कर दी गई थी। मैं आंखें सिकोड़कर ठंडी हंसी हंसा देता हूँ। डायना, तुम वाकई उस कमबैक का बहुत ख्याल रखती हो। मुझे वैसे भी उन दोनों घटिया लोगों पर और टाइम वेस्ट नहीं करना था। दिल में सोचा, शायद ट्रेंड हट जाना ही बेटर है। अगर विवियन को पता चल गया कि मैं फिर इस सब में फंस गया तो वो मेरा जीना मुश्किल कर देगी। ऑनलाइन सेलिब्रिटी गॉसिप्स चलता रहा, लेकिन होम ब्रेकर का टैग जेवियर हे के साथ चिपक ही गया। उधर लेले कॉर्पोरेशन में डायना अपने टैबलेट पर कंपनी के प्रोडक्ट्स का एड देख रही थी। स्क्रॉल करते करते अचानक एक लाइव स्ट्रीम उसके सामने आ गया। वो नॉर्मली स्वाइप कर देती, लेकिन प्रीव्यू में मेरा चेहरा देखते ही उसकी उंगली वहीं रुक गई। मैं कैमरा की तरफ देखकर मेकअप टिप्स दे रहा था, जैसे सीधा उसी से बात कर रहा हूँ। डायना भौएं चढ़ाकर लाइव में एंटर भी नहीं करती, बस प्रीव्यू देखते रहती है। तभी वीडियो में एक लड़की की आवाज आती है, जूलियन, लाइव एंड करने का टाइम हो गया। मैं बस हल्की सी करता हूँ। डायना की आंखें तुरंत सिकुड़ जाती हैं। ये विवियन की नहीं थी। बिना सोचे उसका हाथ लाइव स्ट्रीम पर टैप कर देता है। स्क्रीन पर कमेंट्स की बारिश चल रही थी। जूलियन, असिस्टेंट को दिखाओ, उसकी वॉइस बहुत क्यूट है। हम इतने दिनों से असिस्टेंट का फेस देखना चाहते हैं। मैं कैमरा के पीछे से हंसकर साइड में देखते हुए पूछता हूँ, मिया, कैमरा पर आना ठीक रहेगा? दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता, बस एक शर्मीली सी लड़की फ्रेम में आ जाती है। जैसे ही डायना उसका चेहरा देखती है, उसका एक्सप्रेशन तुरंत ठंडा पड़ जाता है। ये वही होस्टेस थी जो उस रात क्लब में थी। डायना के दिल में ठंडी हंसी उभर आती है। मेरा एक्स हस्बैंड तो हर दिन मेरी एक्सपेक्टेशन से भी आगे निकल रहा है। अब क्लब की होस्टेस को असिस्टेंट बना लिया। इधर मैं कैमरा की तरफ देखकर मुस्कुराता हूँ। मेरी असिस्टेंट थोड़ी कैमरा शाय है। इतने में स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमकती है, ले गिफ्टेड डिलिजेंट युआन अ स्टारशिप गैलेक्सी। मैं गिफ्ट भेजने वाले नाम ले को देखकर कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता हूँ। डायना इतनी फ्री तो नहीं होगी कि लाइव में आकर मुझे गिफ्ट्स भेजे। उधर लेले कॉर्पोरेशन में डायना की भौहें और सिकुड़ जाती हैं। मिया को देखकर उसके अंदर अजीब सी फीलिंग उठती है, जैसे वो मुझे बताना चाहती हो कि उसने क्लब वाली रात सब कुछ देख लिया था। तभी ऑफिस का डोर नॉक होता है। डायना ऊपर देखती है। नोरा जेवियर हे को अंदर लेकर आई थी। नोरा थोड़ी मजबूर सी लग रही थी। बॉस लेले, मिस्टर हे आपसे मिलना चाहते हैं। डायना सीधी आवाज में कहती है, ठीक है, तुम जाओ। नोरा बाहर निकल जाती है। जेवियर की आंखें लाल थी। वो आगे बढ़कर दुखी आवाज में कहता है, डायना, मैंने अभी डायरेक्टर ली से फिर बात की। प्रोडक्शन टीम ने नया लीड फाइनल कर दिया है। डायना का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदलता। मुझे पता है जेवियर और पास आकर बेचारा बनने लगता है, लेकिन ऑनलाइन सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। सब कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारी शादी तोड़ी और इसी वजह से डायरेक्टर ली ने मुझे रोल से हटा दिया। जेवियर बेचैन होकर बोलता है, अगर मुझे सच में ये रोल नहीं मिला तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि ऑनलाइन लोग जो बोल रहे हैं वही सच है? डायना, तुम कुछ नहीं कर सकती? डायना उसकी बेचारी सी शक्ल देखती है और पहली बार उसे जेवियर से एक अजीब सी दूरी महसूस होती है। ये जेवियर इतना कब बदल गया? उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस रहता है। मैं तुम्हारे लिए दूसरे अपॉर्चुनिटीज अरेंज कर दूंगी, लेकिन इस शो का पूरा डिसीजन डायरेक्टर ली के हाथ में है। वो एक प्रोफेशनल है। अगर उन्हें लगता है कि तुम लीड रोल के लिए फिट नहीं हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। जेवियर घबराकर तुरंत बोल पड़ता है, लेकिन डायरेक्टर ली ने तो पहले कहा था कि मैं परफेक्ट हूँ। ये सब उस नानचू की वजह से हुआ है। रिवर मून का ऑथर ही इंसिस्ट कर रहा है कि मुझे रिप्लेस किया जाए। डायरेक्टर ली ने खुद कहा था कि उन्हें भी अफसोस है, लेकिन मजबूरी में मुझे रिप्लेस करना पड़ रहा है। जेवियर को पूरा भरोसा था कि डायना कभी भी सैंड्रा ली से डायरेक्टली कंफर्म नहीं करेगी। वो हमेशा उसकी बात मान लेती थी। डायना हल्की सी भौं सिकोड़ती है। लेले कॉर्पोरेशन ने इस प्रोजेक्ट में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। वो कुछ देर सोचती है और कहती है, मैं देख लूंगी, अभी तुम जाओ। जेवियर की आंखों में चमक आ जाती है। नानचू उसके हिसाब से बस कोई मिडिल
मिडिल एज्ड नॉवेलिस्ट था। अगर लेले कॉर्पोरेशन प्रेशर डालेगा तो रिवर मून का लीड रोल फिर उसी को मिल जाएगा। अपना काम बनता देखकर वो तुरंत टॉपिक बदल देता है। डायना, तुम आजकल बहुत बिजी रहती हो, हमारी प्रॉपरली मुलाकात ही नहीं होती। उसके दिल में बेचैनी थी। डायना ने पहले ही कहा था कि जूलियन से डिवोर्स के बाद वो उनकी शादी की प्लानिंग शुरू करेगी, लेकिन मिसेस लेले के बैंक्वेट के बाद से उस बात का नाम तक नहीं लिया गया था। डायना शांत आवाज में बोलती है, इतनी भी बिजी नहीं हूँ। जेवियर तुरंत उसकी स्लीव पकड़ लेता है, तो फिर तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? क्या तुम अभी भी जूलियन वाली बात से नाराज हो? डायना, मैंने जो कुछ किया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जानती हो मेरी दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मुझे डर लगता है तुम्हें खो देने से, डर लगता है तुम किसी और से प्यार न बैठ जाओ। जेवियर ये सब बोलते हुए नोटिस करता है कि डायना का एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट हुआ है, इसलिए वो अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड यूज करता है। डायना, तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। डायना के दिमाग में कई साल पुरानी याद उभर आती है, जब जेवियर ने उसकी जान बचाई थी। उसकी आवाज थोड़ी नरम हो जाती है। मुझे पता है उस वक्त जेवियर बहादुर और फियरलेस था, उसने उसे मौत के मुंह से खींच कर निकाला था, लेकिन डायना बेवकूफ नहीं थी। बर्थडे बैंक्वेट वाली रात मैंने जेवियर की असली पर्सनालिटी का एक छोटा सा हिस्सा सबके सामने ला दिया था, और तब से उसके बारे में उसके दिमाग में शक की एक छोटी सी दरार पड़ चुकी थी, जो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। जब मैंने उससे पेट रूल अटैक के पीछे वाले इंसान को ढूंढने को कहा था, नोरा ट्रेस करते करते मुजी तक पहुंच गई थी, और वहां जाकर पता चला कि मुजी असल में जेवियर का पर्सनल असिस्टेंट था। तब डायना को एहसास हुआ कि शायद वो कभी भी असली जेवियर को जानती ही नहीं थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो कभी मुझे भी नहीं समझ पाई। नोरा जैसी स्किल्ड हैकर भी मुजी तक पहुंचकर रुक गई थी, लेकिन जूलियन ने इतने कम टाइम में उसकी असली आइडेंटिटी एक्सपोज कर दी। आखिर जूलियन ने इतने साल पहले अपनी असली आइडेंटिटी छुपाकर मुझसे शादी क्यों की थी? डायना की भौहें और सिकुड़ जाती हैं। उसके आसपास का माहौल और ठंडा हो जाता है। जेवियर नोटिस करता है कि वो कहीं खोई हुई है। उसका दिल जोर से धड़कता है। डायना, बस एक पल के लिए ही सही, लेकिन अगले ही सेकंड डायना फिर नॉर्मल हो जाती है। वो नोरा को अंदर बुलाती है। मिस्टर हे को बाहर छोड़ाओ। जेवियर बेचारा सा चेहरा बनाए ऑफिस से निकल जाता है। डायना कुर्सी पर बैठकर अपनी कनपटी दबाती है। चाहे कुछ भी हो, पुरानी बातों की वजह से उसे लगता था कि जेवियर के करियर में हेल्प करना उसका पुराना एहसान चुकाना है। वो नोरा से कहती है, मेरे लिए नानचू से कांटेक्ट का कोई रास्ता ढूंढो। नोरा थोड़ी हैरान हो जाती है। नानचू, रिवर मून वाले ऑथर? हाँ। नोरा काम शुरू कर देती है, लेकिन कई दिन तक कुछ हाथ नहीं लगा। नानचू की ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से एनक्रिप्टेड थी। वेबसाइट के बैकएंड से कांटेक्ट करने पर भी सिर्फ एक फोन नंबर मिला, और वो भी अजीब बात ये थी कि चिंगचैंग में रजिस्टर्ड था। उधर ली एस्टेट में मेरा लाइव स्ट्रीम अभी खत्म हुआ था। मैं मेकअप उतार रहा था और मिया को देख रहा था, जो बड़े ध्यान से सारे कैमरा इक्विपमेंट पर डस्ट कवर्स लगा रही थी। मैं हंसकर कहता हूँ, ये सब क्लीनिंग स्टाफ का काम है। मिया सर हिला देती है। प्रोफेशनल इक्विपमेंट का एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है, उसके लिए ये सारा गियर बहुत कीमती था। मैं मुस्कुरा देता हूँ। वैसे मेरी सिस्टर तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं करती? मिया भी मुस्कुरा कर कहती है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, टेंशन मत लीजिए जूलियन। जब से विवियन को पता चला था कि मैं घर में मेकअप वीडियोस बना रहा हूँ, तब से वो थोड़ी नाराज जरूर थी, लेकिन मेरी वजह से वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती थी। हाँ, एक काम वो रोज करती थी। मिया जब भी घर आती, विवियन उसे बाज की तरह ऑब्जर्व करती रहती। मेरे आसपास कोई भी लड़की नजर आ जाए, विवियन का गार्ड डॉग मोड तुरंत ऑन हो जाता। मैं सोचता हूँ शायद डायना की बिट्रेयल ने मेरी सिस्टर के दिल पर बहुत गहरा निशान छोड़ दिया है। हम बात ही कर रहे होते हैं कि मेरा फोन बज उठता है। स्क्रीन देखकर मेरी बहन हल्की सी उठ जाती है। ये मेरा स्पेशली मॉडिफाइड फोन था। इसमें मेन स्क्रीन के अलावा एक हिडन सेकंड सिस्टम था, जिसमें मल्टीपल सिम स्लॉट्स लगे हुए थे। जरूरत के हिसाब से मैं अलग अलग नंबर्स यूज कर सकता था। इस बार कॉल उस सिम पर आ रहा था जो सिर्फ मेरी नैनचू वाली आइडेंटिटी के लिए था, वही नंबर जो राइटिंग वेबसाइट से लिंक था। मैं कॉल उठाकर आदत से मजबूर वॉइस चेंजर ऑन कर देता हूँ। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो। सिर्फ 2 शब्द सुनते ही मुझे वो आवाज पहचान आ जाती है। डायना। मैं तुरंत फोन को थोड़ा दूर करके स्क्रीन चेक करता हूँ। एक पल के लिए लगा कहीं सिस्टम में ग्लिच तो नहीं आ गया। डायना को नैनचू वाला नंबर कैसे मिल गया? सब कुछ नॉर्मल था। मैं आंखें सिकोड़ कर उसकी आवाज पहचानने का नाटक नहीं करता। कौन बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से जवाब आता है, मैं लेले कॉर्पोरेशन से डायना बोल रही हूँ। आप ही मिस्टर नैनचू हैं? जी बताइए मिस ले, किस काम से याद किया? डायना सीधे मुद्दे पर आ जाती है। रिवर मून की कास्टिंग के बारे में आपसे बात करनी थी। मैं अंदर ही अंदर ठंडी हंसी हंसा देता हूँ। डायरेक्टर ली से मैंने ही जेवियर को रिप्लेस करवाया था, तो ये कॉल उसी के लिए थी। मेरी आवाज वॉइस चेंजर की वजह से और भी ठंडी लग रही थी। इस बारे में बात करने जैसा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी छा जाती है। फिर डायना बोलती है, मुझे डायरेक्टर ली के प्रोफेशनल जजमेंट पर भरोसा है। उनका मानना है कि जेवियर ही लीड रोल के लिए सही चॉइस है। मिस्टर नैनचू, मुझे लगता है आप भी चाहेंगे कि आपकी स्टोरी बेस्ट तरीके से स्क्रीन पर आए। मैं सीधा जवाब देता हूँ, मेरे हिसाब से वो इस रोल के लायक नहीं है। मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। डायना की आवाज और ठंडी हो जाती है। फाइनेंशियर होने के नाते कास्टिंग में हमारा भी हक होता है। उम्मीद है आप ये समझेंगे मिस्टर नैनचू। मैं हल्की सी खांसी करके कहता हूँ, तो फिर मुझे कॉल करने की जरूरत ही क्या थी? हिम्मत है तो फंडिंग वापस ले लो। इतना कहकर मैं सीधा कॉल कट कर देता हूँ। थोड़ा इरिटेट होकर फोन डेस्क पर फेंक देता हूँ। उधर लेले कॉर्पोरेशन में डायना ठंडी नजरों से फोन की स्क्रीन देखती रह जाती है। उसने कॉल को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। वो डॉक्यूमेंट्स देखते हुए स्पीकर पर बात कर रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सामने वाला इतना सीधा और एटीट्यूड से बात करेगा। नोरा पास खड़ी थी और उसका मन कर रहा था कि काश उसने ये सब सुना ही न होता। इतने सालों में पहली बार किसी ने बॉस लेले
एमएलए का फोन उसके मुंह पर काट दिया था और ऊपर से वो लाइन, हिम्मत है तो फंडिंग वापस ले लो, बिल्कुल फुल एटीट्यूड में बोली गई थी। नोरा धीरे से आगे बढ़कर पूछती है, बॉस ले ले, दोबारा कॉल करूं? डायना सिर हिला देती है, नहीं। नोरा फिर पूछती है, तो डायरेक्टर ली पर प्रेशर डालें? डायना फिर मना कर देती है। उसकी भवें सिकुड़ी हुई थी। उसने जेवियर से प्रॉमिस किया था कि वो ये मैटर हैंडल करेगी, लेकिन सैंड्रा ली पर प्रेशर डालने से कुछ नहीं होगा। असली प्रॉब्लम तो नैंचू था। फाइनेंसियर होने के नाते डायना जानती थी कि ऑथर ने राइट्स बेचे नहीं थे, उसने कमीशन्ड प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। मतलब कास्टिंग पर असली अथॉरिटी अभी भी ऑथर के पास थी। डायना का चेहरा और सीरियस हो जाता है। नैंचू चिंगचन में ही है, सर्च कंटिन्यू रखो, मैं उससे पर्सनली मिलना चाहती हूँ, ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। और अगर फिर भी बात न बनी तो रिवर मून के राइट्स जितनी भी प्राइस लगे खरीद लो। नोरा का चेहरा उतर जाता है। दिल में सोचती है, बॉस आजकल मुझे कैसे कैसे इम्पॉसिबल काम दे रही हैं। इतने दिन से नैंचू को ढूंढ रही थी, लेकिन उसकी असली आइडेंटिटी के आसपास भी नहीं पहुंच पाई। पहले जूलियन के हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स भी नहीं मिले थे। नोरा जो हमेशा अपने काम में परफेक्ट रहती थी, अब सोचने लगी थी कि शायद उसकी किस्मत ही खराब चल रही है। डायना की आंखें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। थोड़ी देर पहले वाली कॉल में उसने बैकग्राउंड में एक म्यूजिक सुना था, एक बहुत ही रेयर इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक, बिल्कुल वही जो उसने मेरी लाइव स्ट्रीम में भी सुना था। इतना अनकॉमन म्यूजिक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था। डायना को पता था कि मेरे फॉलोअर्स अब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और शायद ये नैंचू भी उन्हीं फॉलोअर्स में से एक था। शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद डायना सेन्युआन एस्टेट वापस आती है। घर में घुसते ही हाउसकीपर उसका कोट ले लेता है। डायना अपने बेडरूम में जाती है और तुरंत महसूस करती है कि रूम की खुशबू आज कुछ अलग है। वो भवे चढ़ाकर हाउसकीपर को बुलाती है, क्या इंसेंस बदल दिया? हाउसकीपर तुरंत जवाब देता है, नहीं मैम, अब भी अगरवुड ही है। डायना को पहले बहुत हेडेक्स हुआ करते थे। जब से उसने ये कामिंग अगरवुड इंसेंस यूज करना शुरू किया था, हेडेक्स धीरे धीरे कम हो गए थे। इसकी वुडी फ्रेग्रेंस उसका कॉन्सेंट्रेशन भी इंप्रूव करती थी। वो धीरे से इंसेंस बर्नर के पास जाती है और ब्रॉन्ज बर्नर से उठते सफेद धुएं को कुछ देर देखती रहती है, फिर बर्नर का ढक्कन खोलकर अंदर चेक करती है। हाउसकीपर धीरे से कहता है, पहले मास्टर जूलियन खुद इंसेंस तैयार करते थे, रॉ मटेरियल तो वही है, लेकिन अब कोई और बना रहा है, इसलिए फ्रेग्रेंस थोड़ी अलग लग रही है। डायना का हाथ एक पल के लिए रुक जाता है, फिर वो शांत आवाज में कहती है, तुम जा सकते हो। हाउसकीपर रूम से बाहर चला जाता है। डायना कुछ देर तक जलते हुए इंसेंस को देखती रहती है, फिर पहली बार ध्यान से अपने ब्राइडल बेडरूम को देखने लगती है। जूलियन जब भी घर आता था, ज्यादातर गेस्ट रूम में ही सोता था। इस रूम को इतनी सफाई से रखा गया था कि यहाँ मेरी मौजूदगी का लगभग कोई निशान ही नहीं बचा था। वो पास वाले वॉक इन क्लोजेट में जाती है। क्लोजेट बहुत बड़ा और एलिगेंट था, लेकिन उसमें सिर्फ कुछ ही कपड़े लटक रहे थे। उसकी भौएं फिल्की सी सिकुड़ जाती हैं। एक्सेसरी ड्रॉर में सिर्फ एक अकेली रिंग और एक वॉच रखी थी। रिंग हमारी वेडिंग रिंग थी, जो बहुत संभालकर बॉक्स के बिल्कुल बीच में रखी गई थी। वॉच ग्रैंडमा का दिया हुआ गिफ्ट था। डायना वार्डरोब की तरफ देखती है। आधे खुले क्लोजेट में कुछ शर्ट्स लटकी हुई थी, जो उसे याद थी कि मैं अक्सर पहनता था। उनके अलावा सिर्फ 2 पेयर्स पजामाज बचे थे। तब जाकर उसे पहली बार एहसास होता है कि इन 2 सालों की शादी में उसका ध्यान कभी सच में मुझ पर था ही नहीं। हमारी पूरी मैरिज में उसने मुझे ज्यादातर सिर्फ तब देखा था जब मुझे किसी काम से पुराने फैमिली एस्टेट जाना पड़ता था। इधर अर्ली समर की रात थी। मैं बाथटब में आराम से लेटा हुआ था। हवा में हल्की सी खुशबू तैर रही थी। उसकी फ्रेग्रेंस मुझे तुरंत डायना के हमेशा वाले एगरवुड सेंट की याद दिला देती है। पहली बार जब मैंने वो स्मेल महसूस की थी, उसकी शांत वुडी फ्रेग्रेंस ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। मैं तुरंत समझ गया कि ये इंसेंस मैंने खुद बनाया होगा। पिछले 2 सालों की बातें सोचकर मुझे लगता है कि शायद मैं डायना से अपनी सोच से भी ज्यादा प्यार करता था। शायद इसीलिए मैंने अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह दबा देने की कोशिश की थी। कभी कभी विवियन जब पुरानी बातें करती थी तो उसके चेहरे पर हमेशा डिसअपॉइंटमेंट और गुस्सा दोनों होते थे। उन छोटी छोटी बातों को जोड़कर मुझे धीरे धीरे सच समझ आने लगा। डायना से शादी करने के बाद मैंने अपनी असली आइडेंटिटी छुपाकर एक सिंपल और शांत जिंदगी जीने का फैसला किया था। विवियन ने कई बार हमारी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज न हो इस डर से मैंने हमेशा मना कर दिया। और सिर्फ मुझे ही तकलीफ नहीं हुई थी, मेरी सिस्टर ने भी मेरी वजह से बहुत कुछ सहा था। मैं नहाकर बाल सुखाता हूँ और अपने रूम में वापस आता हूँ। मेरे बेडरूम के साथ एक छोटा स्टडी रूम था। जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ, स्टडी से मेरी कस्टम अलर्ट टोन बजने लगती है। मैं भौएं चढ़ाकर अंदर जाता हूँ। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक लाल वार्निंग बॉक्स फ्लैश कर रहा था। कोई मेरा एन्क्रिप्शन सिस्टम हैक करने की कोशिश कर रहा था। मैं तुरंत चेयर पर बैठकर कीबोर्ड पर तेज तेज टाइपिंग शुरू कर देता हूँ और कुछ ही पल में सामने वाले के सिस्टम में घुस जाता हूँ। मेरी सारी ऑनलाइन आइडेंटिटीज मैंने खुद एनक्रिप्ट की हुई थी और इस बार टारगेट मेरी नंचू वाली आइडेंटिटी थी। मैं गुस्से से हंस पड़ता हूँ। ये तो बहुत ऑब्वियस है। मुझे तुरंत समझ आ गया कि इसके पीछे कौन है। डायना नंचू तक नहीं पहुंच पाई तो अब मेरी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। मैं उसके सिस्टम को रिवर्स हैक करता हूँ और आईपी ट्रेस करते करते सीधा लेले कॉर्पोरेशन तक पहुंच जाता हूँ। मैं सोचता हूँ डायना को थोड़ा सा लेसन देना चाहिए। मैं इंटरनेट से उसके एक पुराने इंटरव्यू की फोटो निकालता हूँ, उसमें थोड़ा एडिट करता हूँ और सीधा लेले कॉर्पोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर देता हूँ। सब खत्म करने के बाद मैं अपने इंक्रिप्शन को और स्ट्रॉन्ग बना देता हूँ। फिर बड़े खुश मूड में स्टडी से बाहर निकल आता हूँ। बेड पर लेटने के बाद मैं डायरेक्टर ली को मैसेज भेजता हूँ। मुझे पता था जेवियर की वजह से डायना फिर से रिवर मून में इंटरफेयर करने की कोशिश करेगी। इस बार वो फेल हो गई थी, लेकिन लेले कॉर्पोरेशन के रिसोर्सेज को अंडरएस्टिमेट करना बेवकूफी होती और डायना की खुद की हैकिंग स्किल्स भी टॉप लेवल की थी। मैं मैसेज टाइप करता हूँ, डायरेक्टर ली, एक जरूरी बात करनी है। तुरंत रिप्लाई आता है, कहो नंचू। मैं लिखता हूँ, रिवर मून का फाइनेंसियर चेंज कर देते हैं। दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आता है, क्या तुम्हें पता भी है
है, इतना बड़ा फाइनेंसियर ढूंढना कितना मुश्किल होता है। तुम्हारी रेपुटेशन के हिसाब से लोग पैसे लगाने के लिए लाइन में खड़े होने चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बजट बहुत हाई है, डोमेस्टिक कंपनीज में से मुश्किल से कोई रिस्क लेगा। मैं बिना एक सेकंड सोचे रिप्लाई करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस प्रोजेक्ट का फाइनेंसियर मैं खुद बनूंगा। कुछ सेकंड तक कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर सैंड्रा ली सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क भेजती हैं। मैं उसके जवाब में कॉन्फिडेंट स्माइली भेज देता हूँ। फाइनेंसियर मिल गया, ली कॉर्पोरेशन। फाइनेंसियर बदलना कोई छोटी बात नहीं थी। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी साइन हो चुके थे और ब्रीच करने पर पेनल्टीज भी लग सकती थी। मैं सैंड्रा को मैसेज करता हूँ, जो भी लॉस होगा ली कॉर्पोरेशन कवर करेगी। साथ ही विवियन का वीचैट कॉन्टैक्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। फिर आराम से सो जाता हूँ। अगली सुबह मेरी नींद मेरी ही सिस्टर तोड़ देती है। वो सीधा मुझे बेड से खींच कर उठा देती है। तुमने मेरा वीचैट किसी फाइनेंसियर को दे दिया? मैं नींद भरी आंखों से कहता हूँ, हाँ, मैंने बोला था कि मेरे शो रिवर मून में इन्वेस्ट कर दो। मैं बिल्कुल मासूम चेहरा बना लेता हूँ। क्या हुआ सिस, तुम मुझ में इन्वेस्ट नहीं करोगी? विवियन, जो ऑलरेडी जानती थी कि नानचू मैं ही हूँ, तुरंत गुस्से में बोल पड़ती है, जिंदगी में एक बार प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो कर लो। इतने बड़े इन्वेस्टमेंट पहले इन्वेस्टमेंट टीम रिव्यू करती है, फिर एग्जीक्यूटिव्स के पास जाता है। सीधा मेरा पर्सनल वीचैट दे दिया। मैं आंखें चपकता हूँ। मुझे लगा सीधा अकाउंट नंबर मिल जाएगा। विवियन मुझे घूरती रहती है। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगता है। सीधा मुझे बोल देते कि इन्वेस्टमेंट चाहिए। बेचारी सैंड्रा ली को फाइनेंसियर ढूंढने के लिए क्यों परेशान किया? मैं हल्का सा मुंह बनाकर कहता हूँ, क्योंकि पहले ही लेले कॉर्पोरेशन आ चुकी थी और वो लोग जेवियर ही को लीड बनाना चाहते थे। फिर मैं उसे पूरी कहानी बता देता हूँ। मुझे डर है कि डायना को पता चल गया कि नानचू मैं ही हूँ तो वो रोज मेरे पीछे पड़ी रहेगी, शायद सीधा घर तक आ जाए। इतना सुनते ही विवियन का चेहरा ठंडा पड़ जाता है। वो सपने में भी मत सोचे। फिर वो सीधा बोलती है, ये प्रोजेक्ट चाहे जितना महंगा हो, इन्वेस्टमेंट ली कॉर्पोरेशन ही करेगी, चाहे 1 रुपए का भी प्रॉफिट ना हो, लेकिन वो स्कमबैग दोबारा मेरे भाई के पास नहीं आएगी। इतना कहकर विवियन गुस्से में ऑफिस निकल जाती है ताकि रिवर मून में इन्वेस्टमेंट की बात फाइनल कर सके। मैं चैन की सांस लेता हूँ। फिर फोन उठाकर नेथन को कॉल करता हूँ। नेथन, लंच चलें? दूसरी तरफ से उसकी बेचारी सी आवाज आती है, नहीं यार, पापा ने 1 महीने के लिए घर में बंद कर दिया है। मैं हैरान होकर पूछता हूँ, क्यों? नेथन शर्माते हुए बोलता है, पिछली बार उन्होंने मेरा कार्ड बंद कर दिया था तो मैंने उनका वो क्ले टी पॉट बेच दिया जो उन्होंने कैपिटल की ऑक्शन से खरीदा था। मुझे तुरंत याद आ जाता है, वो टी पॉट करोड़ का था। मैं हंस पड़ता हूँ, भाई मानना पड़ेगा, तुम कोई काम आधा नहीं करते। नेथन घर में बंद था इसलिए मेरे पास भी कुछ खास काम नहीं था। मैं फिर से द बुक ऑफ मायराइड रेमेडीज निकालकर पढ़ने लगता हूँ। दोपहर में मैं कार की कीज उठाता हूँ और बाहर निकल पड़ता हूँ। वापस आते हुए रास्ते में एक टॉप यूनिवर्सिटी पड़ती थी। मुझे याद आता है कि शायद मिया की क्लासेस खत्म होने वाली होंगी। मैं सोचता हूँ उसे ली एस्टेट तक लिफ्ट दे देता हूँ। यूनिवर्सिटी पब्लिक के लिए ओपन थी। दोपहर का टाइम था, हर तरफ स्टूडेंट्स घूम रहे थे। मैं गेट के बाहर कार पार्क करके बैठ जाता हूँ। कभी कभी कोई स्टूडेंट मेरी कार की तरफ देख लेता। ली एस्टेट की बाकी कार्स के कंपैरिजन में मेरी कार काफी सिंपल थी, लेकिन यूनिवर्सिटी के बाहर कई मिलियन युआन की कार खड़ी हो तो लोग देखते ही हैं। पास से किसी की आवाज आती है, लगता है कोई रिच एयर किसी लड़की को लेने आया है। मैं खिड़की तक नहीं खोलता, बस हल्की सी स्माइल कर देता हूँ। मेरी अपनी स्टूडेंट लाइफ बहुत छोटी थी। मैंने सिर्फ 1 साल में पूरी यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर ली थी। आज इन यंग स्टूडेंट्स को देखकर थोड़ी सी जलन सी होती है। मैं मिया को मैसेज करने ही वाला था कि उसका मैसेज पहले आ गया, जूलियन आज मुझे एक जरूरी काम है, क्या मैं आज छुट्टी ले सकती हूँ? मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ, श्योर। मैं कार स्टार्ट करके निकलने ही वाला था कि गेट के पास एक पहचानी सी फिगर नजर आई, मिया। उसका पतला सा बदन, हमेशा की तरह सीधी गर्दन, लेकिन इस बार उसके होठ के किनारे पर गहरा बैंगनी निशान था। मेरी भौएं तुरंत सिकुड़ गईं। तो ये था उसका जरूरी काम। मैं खिड़की थोड़ी सी नीचे करता हूँ। 2 लड़के उसके पीछे चल रहे थे और टेंशन में उससे समझा रहे थे, मिया कैंपस डॉक्टर के पास चलना चाहिए, तुम बहुत इम्पल्सिव हो। बॉनी ने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि ली फैमिली के एयर ने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोला, उस बात पर तुम लड़ने क्यों लग गई? उसकी सिस्टर डेंजरस लोगों से कनेक्टेड है, वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। मिया का चेहरा और ठंडा हो जाता है। वो दोनों को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगती है। मुझे तुरंत समझ आ गया कि बात सीरियस है। मैं चुपचाप कार से उतरता हूँ और दूर से उसके पीछे चलने लगता हूँ। यूनिवर्सिटी गेट से थोड़ा ही आगे कुछ यंग लड़के जो फूड स्टॉल्स के पीछे बैठे थे अचानक खड़े होते हैं और धीरे धीरे मिया की तरफ बढ़ने लगते हैं।